जय भारत। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम लोग 15 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चंस। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग मॉड z माइनस फोर इक्वल्स टू रियल ऑफ z इज। पहले तो ये लोकस क्या होता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, वो पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसी वाली प्रॉब्लम में जब भी ये लोकस वाली प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको सपोज करना पड़ेगा। मान लेता हूँ कि मैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई बोल दूँ, ठीक है ना। ये जो लोकस वाली प्रॉब्लम है ये निकालने का या फिर इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वेशन सॉल्व करने का आसान तरीका ये होता है कि z के बदले x प्लस आई वाई लिखेंगे और इसमें कोऑर्डिनेट मतलब एक्स एंड वाई के टर्म में इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे पहले तो z माइनस फोर का मतलब कितना हो जाएगा, देखो ये होगा x माइनस फोर और होगा कितना प्लस वाई आई। क्या किया मैंने, समझ में आ रहा है आप लोगों को, मतलब रियल पार्ट को कलेक्ट कर लिया और इमेजिनरी पार्ट को अलग से कर दिया। और रियल ऑफ z कितना है, वैसे इस z का रियल पार्ट कौन सा है, x है। तो बस इसका मॉड लेना है और इसके साथ कंपेयर कर देना है। तो चलो कर लेते हैं। तो इसका जो मॉड आएगा इस रियल नंबर का स्क्वायर और होगा इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर। तो x माइनस फोर इसका होगा स्क्वायर प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर और इस साइड से कितना आएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। कैसे किया समझ में आ रहा है, क्योंकि इसका रूट आ जाता था, इसका इधर से हमने स्क्वायर रूट मतलब इधर स्क्वायर रूट आ जाता था, उसका मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा ये आपको। तो एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 8x प्लस हो जाएगा 16 और प्लस होगा ये वाई स्क्वायर। आपको समझ में आ रहा होगा ये x और x तो ऐसे भी निकल जाने वाले थे। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बन गया तुम्हारा ये 8x माइनस 16 और अगर देखा जाए तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8 को कॉमन ले लिया तुमने तो हो जाएगा ये x माइनस टू ना। तो x माइनस टू ये तुम्हारा क्या बन गया, लोकस बन गया। और आपको मालूम होगा ये क्या होता है, ये पैराबोला होता है, ठीक है। तो आपको बोला गया क्या है आप ये समझ लेते हैं, ठीक है। इसमें पैराबोला ये और इसका जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स कितना है समझ में आ रहा है आपको, ये है 2,0 बराबर ना। और इसका 4a की वैल्यू कितना हो गई, ये तो हो गई 8 के बराबर। इसका मतलब ये कितना होना चाहिए, 2 के बराबर हो जाना चाहिए। तो तुमको वर्टेक्स मिल गया है, a की वैल्यू मिल गई है। इसका जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस होने वाला है क्योंकि वाई स्क्वायर की वैल्यू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस टू है। क्या निकालने के लिए बोला गया, देखो ग्रेटेस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग मॉड z माइनस फोर इक्वल्स टू रियल ऑफ z। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने वाला जो z है, z कौन से है, देखो ये पूरे z है, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8 टाइम्स एक्स माइनस टू के ऊपर जितने भी ये एक्स एंड वाई आएंगे वो सारे जो एक्स एंड वाई है इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे, बराबर है क्या। तो हमको क्या निकालना है, तो ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट ग्रेटेस्ट होना चाहिए। तो उसके लिए तुम थोड़ा सा इसकी ज्योमेट्री समझ लेते हैं। तो ज्योमेट्री क्या है इसकी देख लो। तो ये वैसे तो हमारा पहले तो ये y एक्सिस हो गया और ये हो गया हमारा x एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा जो पैराबोला है उसका वर्टेक्स हमको मालूम हो गया। वर्टेक्स कितना होना चाहिए, वर्टेक्स होना चाहिए 2,0। तो मान लेते हैं ये अगर 2,0 है तो हमारा पैराबोला जो होगा कुछ इस टाइप का होगा। तो ये पॉइंट कौन सा होगा, 2,0 के बराबर होगा, सही है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इसमें ये सारे जो पॉइंट है इसके ऊपर के, मतलब ये पॉइंट हो गया या फिर ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, फिर ये वाला हो गया, फिर ये वाला हो गया, फिर ये वाला, फिर ये सारे पॉइंट्स क्या है, ये इसके कॉम्प्लेक्स नंबर z को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बराबर क्या। तो अगर आपको ग्रेटेस्ट क्या चाहिए, आर्ग्यूमेंट चाहिए। अगर ग्रेटेस्ट आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है कोई भी पॉइंट ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे तो एक्स एक्सिस का जो एंगल बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे देख लो, अगर मैं ये वाला पॉइंट ले लूँ तो इसका मतलब यही लाइन बन जाएगी मेरी, तो इसका आर्ग्यूमेंट तो 0 बन जाएगा। या फिर एंगल तो एक्स एक्सिस का 0 बन जाएगा तो टैन मतलब उसकी टैन वैल्यू भी 0 हो जाएगी, मतलब आर्ग्यूमेंट इन शॉर्ट 0 हो जाएगा। फिर अगर मैंने ये पॉइंट ले लिया तो हमारा तो लाइन ये बन जाएगा इसे, ये वाला। तो इसका मतलब ये कुछ पॉजिटिव मुझे एंगल दिख रहा है क्या, ये सबसे ज्यादा है क्या, बिल्कुल नहीं। मैं और अगर पॉइंट को उधर ऊपर लेता हूं तो इससे भी ज्यादा ये आर्ग्यूमेंट यहाँ पे बन जाएगा। अब इससे ज्यादा कहीं पे भी नहीं बनेगा, समझ में आ रहा है क्या। मतलब जहां पे ये लाइन इस कर्व को टच करेगी उस वाले केस में सबसे ज्यादा पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट मिलेगा। एग्री करते हो क्या इस चीज को देख लो। यहाँ पे इसको अगर तुमने ज्वाइन कर लिया तो इससे भी हम लोग बड़ा बना सकते हैं, इससे भी बड़ा बना सकते हैं, और ये वाला सबसे ज्यादा हो जाएगा। ये जो ब्लैक लाइन है उससे ज्यादा नहीं होगा। इससे अगर नीचे जाना चाहते हो तो ये भी देख लो, एंगल जो है कम होते जा रहा है। या इससे नीचे भी जाना है तो ये तो निगेटिव में एंगल बनेगा, मतलब इसका जो आर्ग्यूमेंट आएगा वो निगेटिव में आएगा। तो हमको निगेटिव तो बोला नहीं है, हमको तो पॉजिटिव बोला गया था। इसका मतलब ये लाइन जब इसको टच करेगी
जो हम जिसका आर्ग्यूमेंट निकालेंगे वो लाइन जब इसको टच करेगी उस वाले केस में जो आर्ग्यूमेंट बनेगा सबसे ज्यादा बनेगा, बराबर है क्या। तो हम लोग इसको निकाल लेते हैं, सारी जो लाइंस है, और एक की जो लाइन हमको चाहिए थी वही ले लेते हैं, ठीक है। मतलब यही लाइन चाहिए था हमको, तो ये वाला जो एंगल बनेगा वो कितना है वो निकालना पड़ेगा तुमको। ये निकालने के लिए देखो ये अभी ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रॉब्लम हो गया वैसे, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, ये जो लाइन है इसको बोलते क्या, टेंजेंट, क्योंकि टच कर रहा है मतलब ये इसका टेंजेंट होगा। अब आपको मालूम होना चाहिए कि टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालते हैं। टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए दो तरीके हैं, एक तो हमने शायद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ लिया है, या फिर डायरेक्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। मैं दोनों मेथड से करके दे देता हूं, आप देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली मेथड से। अगर तुम्हारे पास, चलो पहले तो कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, क्या मतलब हो कंसेप्ट का क्या है वैसे। देखो अगर तुम्हारे पास ये पैराबोला है y² = 4ax, तो इसका जो टेंजेंट का इक्वेशन बनता है y² = 4x का टेंजेंट का इक्वेशन क्या आना चाहिए, y = mx प्लस कितना a/m होगा, ये बराबर ना। चार पैराबोला बन रहे थे हमारे, डिफरेंट चार पैराबोला बनेंगे, y² = 4x, y² = -4x, x² = 4ay, x² = -4ay। तो चारों के लिए अलग अलग क्या है हमारे पास ऐसे इक्वेशंस है, बराबर है क्या। ये आप एक बार रिवाइज कर लेना, अगर चाहे तो मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे अगर y² = कितना हो जाता, -4ax अगर हो जाता, तो उसके लिए जो टेंजेंट का इक्वेशन है वो बन जाता y = mx माइनस होगा a/m, बराबर है क्या ये। तो ये होगा इसका इक्वेशन। दूसरा एक इक्वेशन था कौन सा, x² = 4ay। अब इसके अंदर तुमको अगर टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए तो इसमें क्या हो रहा था, y = हो रहा था amx और माइनस हो रहा था am²। और अगर लास्ट एक फाइनल इक्वेशन था x² = -4ay, तो इस वाले केस में जो इक्वेशन बनेगा टेंजेंट का, तो ये बन जाएगा y = यहाँ पे आना चाहिए mx और ये होगा प्लस am²। ये होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप, बराबर क्या। ये चार पैराबोला के लिए ये चार डिफरेंट इक्वेशंस आ रहे थे, बराबर क्या। लेकिन ये जो इक्वेशन है ना यहाँ पे जो हमको दे दिया है, इसका इक्वेशन मालूम है आपको, इस पैराबोला का कितना, इसका इक्वेशन है y² = हो जाएगा 8 टाइम्स x - 2। मतलब ये इस टाइप का नहीं है, मतलब y² = 4x का नहीं है। तो ये कैसा है, इसका जो मतलब जो वर्टेक्स है वो शिफ्ट हो चुका है, वर्टेक्स जो है शिफ्ट हो चुका है। तो कहाँ पे वर्टेक्स शिफ्ट हो चुका है, तो अगर कुछ इस टाइप का अगर इक्वेशन होता है तुम्हारा y - β इसका स्क्वायर और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4a टाइम्स x माइनस कितना होगा, अगर अल्फा ये टाइप का अगर इक्वेशन होता है तो इसका मतलब इसमें जो वर्टेक्स है कहाँ पे जाएगा, ये वर्टेक्स जो होगा ये होगा अल्फा कोमा बीटा। समझ में आ रही है क्या बात। मतलब ये जो पैराबोला है अगर तुम इसको प्लॉट कर रहे हो तो इस वाली केस में अगर ये कुछ इस टाइप का अगर पैराबोला है तो इसका वर्टेक्स बाय डिफॉल्ट कितना था, ओरिजिन था, किस वाले का, इस वाले का। और यहाँ पे अगर देख रहे हो तो इसका मतलब वर्टेक्स कहाँ पे आएगा, देख लो अल्फा और बीटा कहाँ पे है। अगर मान लेता हूँ ये अल्फा और बीटा है तो इसका जो एक्सिस है पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा और ये तुम्हारा वर्टेक्स होगा और तुम्हारा जो पैराबोला होगा कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। और अगर इस वाले केस को तुमको अगर टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए, मतलब इसके लिए अगर टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए विथ किसके इन टर्म्स ऑफ स्लोप, तो इसका मतलब वो जो इक्वेशन होगा कैसे होगा, बस जो यहाँ पे जो y लिखा है उसके बदले y माइनस बीटा लिखना पड़ेगा और यहाँ पे जो x लिखा है उसके बदले x माइनस अल्फा लिखना पड़ेगा, बराबर है क्या। कि यहाँ पे y था इसलिए y आया, यहाँ पे x आता है इसलिए x आया, यहाँ पे y के बदले y माइनस बीटा आ गया, x के बदले x माइनस अल्फा आ गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इसके लिए विथ रेस्पेक्टिव मतलब यार इन टर्म्स ऑफ स्लोप तो कितना आएगा, y माइनस होगा बीटा इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, स्लोप टाइम्स x माइनस होगा अल्फा और होगा प्लस a/m। सही है क्या ये। तो ये होगा तुम्हारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप, सही है क्या। तो बस ये वाला यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग। तो यहाँ से जो भी स्लोप आएगा m आएगा वही हमारा क्या होगा, इतना इसका मतलब ये जो इसका जो भी स्लोप आएगा उसकी वैल्यू कितनी होती है, स्लोप मतलब कितना होता है, tan थीटा होता है, बराबर ना। मतलब ये जो एंगल अगर थीटा बोल दूं मैं तो इसका tan थीटा वैल्यू कितना होता है, इसका स्लोप होता है। तो हमको थीटा ही तो निकालना है, थीटा ही निकालना है, थीटा निकल गया तो इसका आर्ग्यूमेंट निकल जाएगा, सही है क्या। तो बस फिर लगा दो। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए मुझे इन टर्म्स ऑफ स्लोप, इसका लिए y² = 8 टाइम्स x - 2 के लिए कितना बनेगा, ये y = कितना आना चाहिए m टाइम्स कितना होगा x - 2, सही है ना, क्योंकि x - 2 वहां पे है, प्लस होगा यहाँ पे ये बाई m, ये की वैल्यू कितना आ गई, 4a की वैल्यू कितना हो गई 8 के बराबर हो गई, तो ये की वैल्यू कितना आना चाहिए 2 आ जाना चाहिए, तो 2/m होगा। तो तुमको यहाँ से m की वैल्यू निकाल देना है,
बराबर क्या। तो m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे तो x sin y और m तीन वेरिएबल्स हो गए। अब मतलब ये तीन वेरिएबल में से दो को तो हटाना पड़ेगा ना, कम से कम x sin y को हटाना पड़ेगा। x y कैसे हटाएंगे, देखो ये जो इक्वेशन है किसका है, इस लाइन का है, इस लाइन का है, बराबर ना। तो इसका मतलब ये पासिंग कहाँ से है, ओरिजिन से, 0,0 से पास कर रहा है ये, मतलब ये इस लाइन के ऊपर का हर एक पॉइंट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये इसमें 0 रख दिया, इसमें 0 रख दिया, कितना होगा ये देखो, ये 0 हो रहा है, माइनस हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ m और इधर से आएगा 2/m हो जाएगा ये, सही है। तो इसका मतलब कितना आना चाहिए कि ये होगा 2m और इक्वल हो जाएगा कितना 2/m, तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो m स्क्वायर की वैल्यू कितना आना चाहिए प्लस और माइनस 1, मतलब m, अच्छा m की वैल्यू प्लस और ये m स्क्वायर की नहीं, m की वैल्यू है वैसे, मतलब कितना हो जाता, m स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाता और m की वैल्यू कितना आ जाती, प्लस और माइनस 1 आ जाती। इसका मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन इसको टेंजेंट होने के लिए एक तो स्लोप चाहिए तुम्हारा +1 या फिर स्लोप चाहिए -1, बराबर ना। एक इधर वाले के लिए एक टेंजेंट बनेगा और एक इधर वाले के लिए बनेगा। अगर तुमको पॉजिटिव चाहिए था एंगल, तो इसका मतलब ये वाला स्लोप लेना पड़ेगा, और tan थीटा की वैल्यू अगर 1 होती है, मतलब m की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो tan थीटा इक्वल्स टू 1, इसको सॉल्व कर लो तो 1 थीटा कितना आ जाएगा, π/4 आएगा। बस यही तुम्हारा क्या होगा कि ग्रेटेस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। तो ऑप्शन में है क्या, देख लो, तो ये डी ऑप्शन है, बराबर है क्या। तो ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, तुम लोग ये पॉइंट को निकाल सकते हो x, y एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। अगर इनकेस आपको ये कुछ भी पता नहीं चल रहा है, ये कुछ मालूम नहीं चल रहा है, ठीक है ना, ये कुछ इक्वेशन याद नहीं आ रहे हैं, तो तुम क्या कर सकते हो, इसको दूसरी मेथड से भी कर सकते हो। तो मैं दूसरी मेथड यहाँ पे कर देता हूँ, देखो। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, देखो हम लोग सेकेंड मेथड जाएंगे। ये जो पॉइंट है तुम्हारा, इसको x, y सपोज कर लेंगे, ठीक है, x, y सपोज कर लो, ये b सपोज कर लो, कुछ भी कर लो। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस टेंजेंट का हमको स्लोप चाहिए, इस टेंजेंट का स्लोप चाहिए, यही हमारा टारगेट है ना। तो स्लोप कैसे आएगा, तो हमको ये पॉइंट अगर गिवन है, तो अगर इस कर्व को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, उसमें x, y अगर रख देते हैं, तो क्या मिल जाएगा आपको, इस लाइन का स्लोप मिल जाएगा। तो डिफरेंशिएट कर लिया तुमने, तो कितना आ जाएगा, 2y इंटू होगा dy/dx, और ये कितना आएगा, इक्वल्स टू होना चाहिए कितना, 8 टाइम्स ऑफ x होना चाहिए, तो 8 होगा ही। ये है मेथड हमारा सेकेंड, ठीक है, ओके। इसके बाद अब इधर से कितना आएगा, dy/dx इक्वल्स टू कितना होगा, ये होगा 4/y, ये हो गया कितना, ये हो गया स्लोप कहाँ पे, ये इस पॉइंट के ऊपर, जो P पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट बन रहा है उसका स्लोप है, सही है। और ये स्लोप किसके बराबर हो जाना चाहिए, इस लाइन के बराबर हो जाना चाहिए। और ये लाइन किससे पास कर रही है, P पॉइंट और O से पास कर रही है, तो इधर से एक और स्लोप मिलेगा आपको, कैसे, OP का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ OP कितना मिलना चाहिए, देखो ये मिल जाएगा y2 माइनस y1, मतलब होगा y माइनस 0 डिवाइड बाय होगा कितना, x2 माइनस x1, मतलब हो जाएगा x माइनस 0। ये किसके बराबर है, x/y के बराबर है। तो x/y के बराबर है, तो इसको कंपेयर कर लो दोनों को। तो कंपेयर करने से कितना आएगा, ये तो दोनों सेम ही है ना, तो 4/y और इक्वल्स कितना आ जाएगा, y/x होना चाहिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, 4y इक्वल्स हो जाएगा y², ठीक है ना। तो यहां से कंडीशन मिल गई। एक और कंडीशन क्या है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है x, y इस कर्व के ऊपर भी है, इसका मतलब इस कर्व को भी सेटिस्फाइड करना चाहिए, बराबर ना। x, y² इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 को भी सेटिस्फाइड करना चाहिए। इसका मतलब ये y² की वैल्यू 8 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 है, ये यहाँ पे रख दो। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे कौन सी कंडीशन, तो ये y² मतलब कितना होगा, 8 टाइम्स ऑफ x माइनस हो जाएगा 16 और इक्वल्स हो जाएगा 4y, सॉरी 4y नहीं था, ये x था ना ये, ओके। तो ये होगा x, तो कितना होना चाहिए, देख लो, ये 4x इक्वल्स हो जाएगा 16, तो x की वैल्यू कितना आ गई, x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो अगर x की वैल्यू 4 आ चुकी है, तो यहाँ पे रख के हम लोग y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी, देखो y² इक्वल्स हो जाएगा ये 4 इंटू x कितना होगा, 16 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी, प्लस और माइनस 4 आ जाएगी। इसका मतलब 2 पॉइंट है y के लिए और x के लिए कितना, 1। तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए 4,4, और ये जो नीचे वाला पॉइंट है वो लास्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब इसके क्वाड्रेंट होंगे 4,-4, सही है क्या। मतलब अगर तुमको ये पॉइंट मिल चुका है, तो तुमको इस लाइन का स्लोप आराम से मिल जाएगा। कितना आ जाएगा, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, या फिर यहाँ से हमने बोला ये 4/y, तो y के लिए कितना है 4 है, तो 4 रख दो, तो 4/4 कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, या फिर 4/4 कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ से भी आपको कितना मिल रहा है, स्लोप मिल रहा है तुमको 1। इसका मतलब ये होगा tan थीटा इक्वल्स टू 1, मतलब ये फिर से सॉल्व कर लो इसको, तो भी यहाँ से भी कितना आएगा, एंगल π/4 ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे तुम इसका ग्रेटेस्ट क्या निकाल सकते हो, पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हो। और ग्रेटेस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट कब बनेगा, ये जब टेंजेंट होगी
तो ही उसी केस में ही इसका ग्रेटेस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, इफ z is a complex number then the locus of z satisfying the condition to z minus 1 equals to z minus 1 equals is, मतलब ये जो लोकस आएगा किसका आएगा ये बताना है। और ये तो आप साफ साफ आपको पता चल रहा है कि क्या करना है। तो ऐसे लोकस वाले प्रॉब्लम में हमेशा क्या करना है आपको, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई ये वाला पॉइंट रख देने का और ये इसके अंदर रख के फिर इसको सॉल्व कर देने का। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखो, तो z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई इसमें रख देंगे तो ये होगा 2 टाइम्स होगा x प्लस हो जाएगा ये 2 टाइम्स ऑफ आई इंटू वाई, मतलब हमने क्या किया ये 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पे आएगा -1 और इसका क्या करना है तुमको मॉड निकालना है। और यहाँ से कितना होगा x प्लस होगा आई वाई और होगा ये -1 बराबर है, तो इसका भी मॉड निकालना है। तो अब देखिए कितना होगा ये 2x - 1 इसका रियल पार्ट है, तो ये होगा 2x - 1 इसका होगा रियल पार्ट और इसका होगा स्क्वायर प्लस हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट कितना है 2y है और इसका भी होगा स्क्वायर बराबर क्या, और इसका अगर स्क्वायर रूट ले लेते तो ये इसका मॉड बन गया। ठीक है, इस साइड से भी कितना होगा ये होगा x - 1 इसका होगा स्क्वायर और प्लस हो जाएगा ये y स्क्वायर और इसका भी अगर हम लोग मॉड ले लेते हैं तो ये भी इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये इसका मॉड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया तो ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद जो भी बेसिक इक्वेशन आ रहा है उसको सॉल्व कर लेंगे। तो कितना हो रहा है ये होगा 4x स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ x प्लस हो जाएगा 1 और ये होगा 4y स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आना चाहिए x स्क्वायर माइनस होगा 2x प्लस होगा 1 और प्लस हो जाएगा ये y स्क्वायर। जो भी कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर लो। तो x स्क्वायर इधर आके होगा 3x स्क्वायर और ये y स्क्वायर इधर आके होगा 3y स्क्वायर और ये +1 -1 कैंसिल हो जा रहा है और 2x को भी इधर लेके आएंगे तो ये होगा -2x और इक्वल्स टू 0। ये किसका इक्वेशन है ये बोलने के लिए मतलब आपको अब ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है सेम है। ये दोनों अगर जब सेम होते हैं और एक्स वाई की टर्म अगर इसके अंदर है नहीं तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए सर्कल का इक्वेशन बराबर है क्या, तो इसका मतलब ये सर्कल होना चाहिए। तो बस ये भी ऑप्शन हो गया, सही है। आगे बढ़ते हैं। इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z satisfying 2z plus 10 plus 10i less than or equals to 5√3 - 5 then the least principal argument of z is। अच्छा, ये जो हमने अभी किया था ना ये वाला प्याराबोला वाला उसी के जैसा है, वैसे इस टाइप का ही प्रॉब्लम है। वैसे ये इसमें भी क्या किया था हमको, यहाँ पे बोला गया था कि ग्रेटेस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट ढूंढने के लिए बोला गया था और यहाँ पे बोला गया आपको लिस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट कितना आएगा। तो उस वाले केस में हम लोग कैसे करेंगे, पहले तो ये लोकस क्या है वो पहले ढूंढ लेंगे। तो लोकस क्या दिख रहा है वैसे इसको, तो ये चलो पहले तो इसमें से ये 2 हटा देते हैं यहाँ से। तो ये 2 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 को कॉमन लेना पड़ेगा। 2 को कॉमन लेने के बाद ऐसा बन जाएगा ये 2 टाइम्स होगा ये z प्लस हो जाएगा 5 प्लस होगा 5i बराबर और इक्वल्स टू कितना लेस देन और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5√3 माइनस हो जाएगा 5 और यहाँ पे इसका 2 का भी मॉड आएगा और इसका भी मॉड आएगा, लेकिन 2 का मॉड तो कितना बन जाएगा, वो तो 2 के बराबर ही बनेगा। मतलब जो तुम्हारा जो ये बन जाएगा ये लोकस के क्या बनेगा, तो 5 प्लस होगा 5i और इसका मॉड लेना पड़ेगा आपको और ये मॉड जो है लेस देन और इक्वल्स टू होगा कितना 5√3 माइनस हो जाएगा 5 और डिवाइडेड बाय होगा 2। तो ये होगा तुम्हारा इसका लोकस बराबर क्या। और आपको शायद मालूम होगा ये वाला क्या होता है, तो z माइनस z 0 और इसका मॉड किसी कांस्टेंट के बराबर अगर हो जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, ये होता है सर्कल और इसके अंदर जो सेंटर होगा तुम्हारा सेंटर हो जाना चाहिए। ये जो z माइनस z 0 इक्वल 0 कर लो तो वहाँ से जो पॉइंट आएगा मतलब यहाँ से कितना आएगा z 0 आएगा। मतलब क्या करना पड़ेगा तुमको, जो भी मॉड के अंदर टर्म है उसको 0 करना पड़ेगा और वहाँ से z की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो z इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ पे z 0 और यही हमारा क्या है सेंटर है बराबर। और रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा यहाँ से r के बराबर। समझ में आ रहा होगा ये चीज़, ठीक है। इसके बाद मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ इक्वेशन लिखा है, बस यहाँ पे इक्वल्स टू के बदले लेस देन और इक्वल्स टू लिखा हुआ है। तो आपको मालूम है अगर ये वाला ज़्यादा होता है इस r से तो इसका मतलब ये आउटसाइड के पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर लेता है। तो z माइनस z 0 और इसका आंसर अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू अगर r होता है या फिर मॉड z माइनस z 0 इसका आंसर अगर लेस देन और इक्वल्स टू अगर r होता है तो इसका मतलब अगर ये सर्कल है जिसका सेंटर कितना है z 0 के बराबर है तो इस वाले केस में तो जो पॉइंट रिप्रेजेंट होंगे वो बाहर के होंगे, इस सर्कल के बाहर के होंगे।
बराबर। और अगर ये इक्वेशन लिखा है तो अगर ये उसका अगर डायग्राम बोल रहा हूँ मैं, अगर ये Z0 इसका सेंटर हो गया और अगर इसका रेडियस R है तो इसका मतलब लेस देन और इक्वल 0 का मतलब इसके अंदर के जितने भी पॉइंट्स हैं वो कवर होंगे इंक्लूडिंग बाउंड्री पॉइंट्स, ठीक है। और यहाँ से वही चीज़ हो रही है, देखो ये Z प्लस 5 लेस देन और इक्वल टू 5√3 - 5 डिवाइड बाई 2, ये इसका रेडियस हो गया और इसका सेंटर हो गया। चलो इसको पहले प्लॉट कर लेते हैं। प्लॉट करने के बाद फिर देख लेंगे इस क्या बन जा मतलब कहाँ पे इसका ये आ जाता है। तो ये होगा तुम्हारा एक्स एक्सिस और ये है तुम्हारा वाई एक्सिस। अब ये यहाँ से सेंटर निकालने की कोशिश करो पहले तो सेंटर निकाले तो कितना आएगा, जो ये जो भी अंदर इसके अंदर है उसको जीरो कर लिया, मतलब इसका जो सेंटर आने वाला है वो आ रहा होगा कितना, देखो -5, -5 बराबर ना, क्योंकि ये Z इक्वल टू -5 बनेगा और उसके लिए सेंटर ये बन जाएगा। और रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस आने वाला है तुम्हारा, देखो कितना होगा ये 5√3 माइनस हो जाएगा 5 और डिवाइड बाय होगा कितना 2, ये होगा इसका रेडियस। और वैसे भी दिखाई दे रहा है कितना है ये 5 इंटू होगा √3 माइनस मतलब 0.7, तो 0.7 मतलब 2 पॉइंट समथिंग मतलब 1 पॉइंट समथिंग के आसपास ये वैल्यू है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका सेंटर कितना है 5 -5 के बराबर है, मतलब यहाँ पे होगा ये इतने इस एक्सिस से और इस एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होगा बराबर। और यहाँ पे कोई सर्कल बनेगा यहाँ, ठीक है। तो अगर ये सर्कल कुछ बन रहा है, ये वाला ये एक सर्कल सही से नहीं बना, चलो ये सर्कल अगर बन रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो पॉइंट है इस लाइन से जितनी दूरी पे होगा, ये जो पॉइंट होगा उस लाइन से भी दूरी पे होगा, क्योंकि सर्कल तो सिमेट्रिक डायग्राम होता है, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ बन गया। हमको क्या चाहिए, लिस्ट आर्ग्यूमेंट चाहिए। लिस्ट आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, देखो चलो इसके ऊपर के, अच्छा पहले तो पॉइंट कौन से वो पहले निकाल लो, पॉइंट कौन से होंगे इसके अंदर, तो ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर के जो बॉन्ड इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स कवर हो रहे वो सारे जो पॉइंट्स है इस प्लेन के अंदर ये इस लोकस को सेटिस्फाइड करेंगे, इस वाले को इंक्लूडिंग ये जो बाउंड्री पॉइंट्स है इनको भी इंक्लूड करके, ये बाउंड्री पॉइंट्स को पकड़ के सारे जो अंदर पॉइंट्स आएंगे वो सारे पॉइंट्स क्या कर रहा है, ये लोकस रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब Z तुम्हारा कहीं पे भी हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, इसका सेंटर भी हो सकता है, ये भी पॉइंट हो सकता है, ये पॉइंट हो सकता है, ये सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। तो हमको बोला गया क्या है कि अपने को लिस्ट अगर आर्ग्यूमेंट चाहिए तो चेक कर लो, ये अगर मैं पॉइंट ले लेता हूँ और इसको अगर मैं यहाँ से कनेक्ट कर लिया कि ये लिस्ट है क्या, ये सबसे कम है क्या, या फिर इससे कम कर सकता हूँ क्या मैं। अच्छा कम का मतलब कितना होगा, देखो ये अगर मैं इधर से आता हूँ तो क्या होगा कि इधर से आता हूँ तो चलो देख लेते हैं, इधर से जो एंगल बनेगा वो इतना बनेगा, ठीक है। क्या इससे भी मैं कम कर सकता हूँ क्या, अगर मैंने पॉइंट यहाँ पे ले लिया तो ये बन जाएगा, इधर ये वाला बन जाएगा, तो इससे भी कम हो गया ये, ठीक है। मतलब ये इतना एंगल बना है ना, थोड़ा सा कम हो गया। अगर मैं और भी अगर ऊपर लेके आता हूँ, यहाँ पे ये वाला पॉइंट लेके आता हूँ, तो इस वाले केस में तो ये अगर टेंजेंट होता है तो ये सबसे कम हो जाएगा ये, ठीक है। और अगर मैं नीचे चला जाता हूँ तो और बढ़ेगा ये, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलेगा मुझे, इधर जब टेंजेंट बनेगा ना, इस साइड पे जो टेंजेंट बनेगा उस वाले केस में जो एंगल बनेगा ये सबसे ज्यादा बनेगा, सही है क्या। तो ये हम लोग समझ रहे हैं इस चीज को, ठीक है। अच्छा हम लोग ये जो एंगल है जो थर्ड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं उसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में गिनते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं, एंटी क्लॉकवाइज में गिनना है तो उसमें गिनो। तो देखो ये वाला जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, इतना बनेगा। अच्छा ये एंटी क्लॉकवाइज में मान लेते कितना है, मान लेते ये 90 से ऊपर जा रहा है तो मान लेते कितना है ये कि 110 है, तो ये निगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। फिर इस वाले के लिए जो हम लिस्ट बोल रहे थे, इस वाले के लिए जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, देखो ये वाला बन जाएगा इतना। तो ये तो समझ मान लेते कि 110 से मैग्नीट्यूड में तो ज़्यादा ही रहेगा ना, यहाँ से यहाँ तक अगर मैग्नीट्यूड में अगर 110 है तो इसमें इतना ऐड करने से कितना मान लेते, कितना ये मान लेते 170 के आसपास है। तो कौन सा बड़ा हो गया, कौन सा छोटा हो गया, निगेटिव में जितना मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उतना छोटा होगा, तो यही छोटा है ना, समझ में आ रहा है क्या। मतलब तुम इधर से भी अगर जाते हो तो भी यही लिस्ट है और इधर से भी आते हो तो भी ये -170 वाला लिस्ट है, समझ में आ रही बात आपको। इसका मतलब आपको करना क्या है, तो आपको करना ये है कि ये वाला जो लाइन है ऊपर वाला वो कहां पे कब टेंजेंट बनेगा वो तुमको उसके लिए कंडीशन बनाना है। मतलब ये जो लाइन होगी ये टेंजेंट कब बन रही है वो देखना पड़ेगा, मतलब इस वाले केस के लिए तुमको कंडीशन निकाल देना है, ठीक है। और मतलब ये ओरिजिन से लाइन टेंजेंट पास होना चाहिए और ये जब इसको टच करेगा
तो वो उस वाले केस में जो आर्ग्यूमेंट आएगा हमारा लिस्ट आएगा, चाहे तुम इधर से काउंट करो या फिर इधर से भी काउंट करो, कहीं से भी काउंट करो, जो इस वाले के लिए लिस्ट आर्ग्यूमेंट आएगा। ठीक है, अच्छा इसका एक और टेंजेंट पॉसिबल है इस साइड पे, और इसके लिए होगा इसका मैक्सिमम। इसका आर्ग्यूमेंट कितना आएगा? मैक्सिमम। चाहे तुम इधर से काउंट करो या फिर इधर से काउंट करो, दोनों से भी क्या आएगा? इस वाले का मैक्सिमम आएगा। अगर देना है तो नाम दे दो, ये P होगा और ये Q होगा। अगर यहाँ पे अगर मैक्सिमम भी बोलता तो ये हम लोग लेते ओ Q का हम आर्ग्यूमेंट निकालते, और मिनिमम बोला गया तो ये OP का निकालना पड़ेगा। बराबर क्या? तो यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ। तो आर्ग्यूमेंट बराबर ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, अगर मुझे क्या चाहिए? मैक्सिमम चाहिए, तो इसका मतलब कौन सी लाइन का लेना पड़ेगा? मुझे मैक्सिमम के लिए लेना पड़ेगा ये वाला OQ का। ठीक है, OQ लाइन का जो आर्ग्यूमेंट है वो लेना पड़ेगा। और अगर आर्ग्यूमेंट चाहिए मुझे किसका? मिनिमम चाहिए, Z का अगर मिनिमम आर्ग्यूमेंट चाहिए तो इस वाले केस में लेना पड़ेगा मुझे OP का आर्ग्यूमेंट। सही है, ओके। अब हमको बस ढूंढना क्या है कि ये वाला जो इसके लिए हमको इसका स्लोप ढूंढेंगे। एक तो स्लोप ढूंढने के बाद क्या होगा? ये मतलब इसका अपने को एंगल मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा स्लोप ढूंढने के लिए इसके लिए तो सर्कल का इक्वेशन है। इसका सेंटर कितना है? -5 और रेडियस इतना है। बराबर है क्या? तो इसका मतलब इसका कार्टेशियन फॉर्म में चले जाओ और फिर वहां से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप निकाल दो, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, और इस सर्कल के लिए भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप आपको मालूम है कितना होता है। ये है y = mx प्लस और माइनस हो जाएगा ये, और यहाँ पे आएगा ये √1 + m²। ये शायद आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। ये होता है इसका टेंजेंट का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्लोप। लेकिन यहाँ पे सेंटर कितना है? -5 है, तो इसका मतलब यहाँ पे y के बदले कितना रखना पड़ेगा? y + 5 रखना पड़ेगा, इक्वल्स हो जाएगा x + 5, और ये कितना आएगा? प्लस और माइनस, ये टाइम्स होगा √1 + m²। सही है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा क्या? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। किसके लिए? इस सर्कल के लिए जिसका सेंटर कितना -5 है। ये क्या होता है? ये रेडियस होता है, और इस वाले केस में रेडियस भी अपने को गिवन है 5√3 माइनस हो जाएगा 5 और डिवाइड बाय कितना आएगा 2। मतलब ये सोच रहे हो कितना लंबा पड़ने वाला है। अगर हमने 0,0 भी अगर इसमें रखते तो स्लोप थोड़ा सा हमको कॉम्प्लेक्स ही आने वाला है। ठीक है, तो एक तो मतलब इधर से करेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन हम लोग इसमें ज्योमेट्री भी लगा सकते हैं। ज्योमेट्री में क्यों बोल रहा हूं, इसका भी रीजन दे देता हूं। देखो, अगर इस डायग्राम की बात करते हैं तो आपको ये समझ में आ रहा है, ये जो इधर से जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट तक का, और इधर से जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो सेम होने वाला है। क्यों सेम होने वाला है? क्योंकि इसका जो सेंटर है वो -5 मतलब ये जो क्वाड्रेंट है उसके एकदम सेंटर्स पे आने वाला है। ठीक है, और ये जो सर्कल होता है वो सिमेट्रिक डायग्राम होता है सारे सेंटर से अपने। इसका मतलब ये सेंटर अगर होता है ये, तो इसका इधर वाला जितना पार्ट कवर कर रहा है उतना नीचे वाला पार्ट कवर करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो टेंजेंट्स बनेंगे, ये जो दो टेंजेंट बन रहे हैं, जो क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट, इसके बीचों बीच है। मतलब इधर का जितना भी एंगल होगा तुम्हारा उतना ही एंगल ये होना चाहिए। ये समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? देख लो, अगर ये समझ में आया तो ये चीज बहुत ईजी हो जाएगी अभी फिर हमारी। ठीक है, तो ये एंगल जितना होगा उतना ही ये एंगल होने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दो टेंजेंट के बीच का अगर एंगल निकल गया हमारा, ये एंगल अगर हम किसी भी तरीके से निकाल लेते हैं ये वाला, तो फिर हमको क्या मिल जाएगा कि ये पूरा आर्ग्यूमेंट आराम से मिल जाएगा। क्यों? कि अगर ये मान लीजिए कितना, ये 10 के बराबर है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? ये थीटा प्लस 10 कितना होगा? 90 होगा। तो वहां से थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। तो थीटा निकल गया तो इधर से हम लोग आर्ग्यूमेंट काउंट करेंगे तो यहाँ तक तो 90 हो गया, ये 40 हो गया, प्लस 10 हो गया तो 50 हो जाएगा ना, तो 150 हो जाएगा आर्ग्यूमेंट निगेटिव में। तो ऐसे, तो इसका मतलब हमको, हमारा टारगेट क्या है कि हमको बस ये जो दो जो टेंजेंट है उसके बीच का एंगल ढूंढना है। ठीक है, तो एंगल ढूंढने के लिए देखो मैं यहाँ पे एक ज्योमेट्री अप्लाई कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे ये सेंटर से लेकर ओरिजिन को हम लोग कनेक्ट कर लिया। ठीक है, ये मालूम, ये डिस्टेंस तुमको आराम से मिल जाएगा। कैसे? क्योंकि इसका जो सेंटर है वो है -5, तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा कि ये 0,0 है। चलो मान ही लेते हैं कि ये C अगर पॉइंट होता है तो CO जो डिस्टेंस है कितना आ जाएगा? ये होगा √0 - 5 होल स्क्वायर, और 0 - 5 होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? फिर ये 25 + 25 ऐसा बन जाएगा। तो 25 + 25, तो CO का जो डिस्टेंस हो जाएगा ये होगा 5√2। मतलब तुमको ये डिस्टेंस आराम से मिल गया। तुमको इसका रेडियस मालूम है, ये डिस्टेंस मालूम है ना आराम से, कितना ये डिस्टेंस? ये तो 5√3 - 5/2 है। मतलब तुमको मालूम है CP डिस्टेंस, तो CP डिस्टेंस कितना है? वो तो R के बराबर ही होगा, और R तो गिवन है। सही है, तो अब अगर ये एंगल की बात चल रही है, कौन से एंगल की बात?
अगर इतने एंगल की बात चलेगी, मतलब जो ये एंगल पूरा बन रहा था टेंजेंट के बीच का, उसका आधा एंगल बोल रहा हूं मैं, ये अगर थीटा बाई 2 की बात चलती है ना, मतलब थीटा बाई 2 नहीं, वैसे ये मतलब थीटा अगर हमने इसको बोल दिया तो ये थीटा होना जरूरी नहीं है, मतलब ये जो भी एंगल होगा इतना पूरा दो टेंजेंट के बीच का एंगल, उसका ये आधा, मतलब अल्फा बाई 2 ये होना चाहिए और ये अल्फा बाई 2 होना चाहिए। तो इसका मतलब इस एंगल के बारे में हम लोग बोल सकते हैं। कैसे? क्योंकि इसके सामने वाली साइड मालूम है और इसका हाइपोटेन्यूस मालूम है, क्योंकि सेंटर से लाइन जो आती है टेंजेंट के ऊपर वो तो 90 डिग्री होती है, तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा, तो ये सामने वाली साइड ये हाइपोटेन्यूस, तो उसके बारे में हमको क्या मालूम है, पूरे जो चीजें है मालूम है। तो इसका मतलब पहले तो तुम यहां से ये चीजें निकाल दो। ओके, अब देख लो, तो यहां से अब यहां पे देख लो, ये हमको एंगल निकालना था, तो अगर ये टोटल अल्फा मान लेता हूं मैं, तो ये होगा अल्फा बाई 2, ये होगा अल्फा बाई 2, ठीक है। तो अल्फा बाई 2 के बारे में हमको बात करनी है। तो यहां से इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ओपीसी के अंदर, ओपीसी के अंदर कितना होगा, तो कौन सी साइन अल्फा बाई 2 लगाना पड़ेगा शायद, क्योंकि सामने वाली साइड अपने को मालूम है। तो साइन अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, इक्वल्स टू हो जाएगा, सामने वाली साइड है हमारे पास आर, आर कितना है 5√3 माइनस हो जाएगा 5 और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 2, ये हो गया तुम्हारा आर, सही है। टोटल डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, हाइपोटेन्यूस कितना ओसी, ओसी कितना है हमारे पास 5√2 के बराबर है, सही है। तो सॉल्व कर लो, तो देखो यहां से दोनों में से 5 कॉमन आएगा और इस 5 को के साथ कैंसिल होने के बाद √3 - 1 डिवाइड बाय होगा 2√2, सही है क्या। और ये किसकी वैल्यू है, साइन अल्फा बाई 2 की वैल्यू है। तो बस अब ये किसकी वैल्यू है आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये √3 - 1 डिवाइड बाय 2√2 ये होगी, ये जो ये अगर ऐसा होता है तो ये अल्फा बाई 2 कितना आना चाहिए, ये 15 डिग्री होना चाहिए। ये 15 डिग्री की वैल्यू होती है, वैसे साइन 15 डिग्री की वैल्यू यही होती है। कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए तो साइन 30 की वैल्यू मालूम है तुमको, तो साइन 30 से हम तो बना सकते हैं हाफ एंगल में जाके, ठीक है ना। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 30, ठीक है। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 30, मतलब ये वाला जो है, ये वाला जो तुम्हारा एंगल बना, कितना बना, ये 30 बन गया। अगर ये 30 होता है तो ये टोटल कितना था, टोटल था 90, टोटल 90 था ना, ये पूरा इतना 90 था। अगर ये 30 निकल गया तो ये दोनों तो इक्वल है, तो बाकी जो 60 बचा है उसको आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर लो, तो ये भी तुम्हारा 30 बनेगा और ये वाला भी 30 बनेगा, ठीक है। तो तुमको यहां से लेकर यहां तक का वैल्यू चाहिए, ये वाला पूरा एंगल चाहिए, ठीक है। यहां तक कितना होगा, देखो ये यहां से यहां तक 90, फिर ये 30, फिर ये 30, कितना हो गया वैसे ये 90 + 60, वो जो कि कितना आएगा 150 आना चाहिए। तो मतलब 150 आएगा निगेटिव के अंदर, 150 डिग्री होगा निगेटिव में। क्यों? क्योंकि हमको ऐसे जा रहे हैं, अगर तुम ऊपर से काउंट करते तो ऐसे अगर काउंट करते तो क्या हो जाता, इतना एंगल हो जाता और ये पॉजिटिव में आता, ठीक है। कितना होगा पाई प्लस, मतलब यहाँ पे 1 ये यहाँ तक और इसमें 30, तो 210 डिग्री या फिर -150 डिग्री। तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन है, दिखाई दे रहा है क्या, ये वाला क्वेश्चन था हमारा। तो यहाँ पे देख लो, तो देखे तो कितना आ रहा है, अच्छा सारे निगेटिव में एंगल्स है, तो बस ये किसका वैल्यू 250 डिग्री आएगा वो देखना पड़ेगा। ओके, तो कितना होगा इसका साइड लेंथ कितना आया था, वैसे साइड लेंथ आ गया था √3 बराबर ना। और एरिया कितना होगा इक्विलेटरल एंगल का, इक्विलेटरल एंगल का एरिया होता है √3 डिवाइड बाय 4 इंटू होगा साइड का स्क्वायर। तो इस वाले केस में कितना आएगा, √3/4 साइड का स्क्वायर मतलब हो जाएगा √3 का स्क्वायर, मतलब कितना आ जाएगा ये 3√3 होगा 4, मतलब ए ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा। आगे बढ़ते हैं, अब इस वाले केस में देख लो, Z1 Z1 Z2 Z3 Zn - 1 जो है nth रूट ऑफ यूनिटी है, देन द वैल्यू ऑफ ये वाला पूरा है ना। तो सबसे पहले तो तुमको ये Z(n) = 1 के जो रूट्स है कितने हैं मालूम है, 1 है, एक है Z1, एक है Z2 और एक है कौन सा Zn - 1, इतने सारे रूट्स तुमको दे दिया है। तो तुम्हारा जो इक्वेशन है Z(n - 1) अगर रूट्स दे दिया है तो इक्वेशन कैसे तुम जनरेट कर सकते हो, Z- पहला रूट, Z- दूसरा रूट, ठीक है, Z- तीसरा रूट, है ना। ऐसे करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे सारे रूट्स का तो क्या आएगा, ये जो फैक्टर्स है सारे, इसका अगर क्या करोगे मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये अपना ओरिजिनल इक्वेशन आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे देख लो, आप समझ पा रहे हो क्या, यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 3 इंटू, मतलब ये 3 तो गलती से प्रिंट हुआ होगा, 1/3 - Z1 + 1/3 - Z2 ऐसा लिखा है। मतलब ये सारे जो है ना, ये सारे एक तो डिवीजन में आना चाहिए, तो आपको शायद मालूम होगा कि डिवीजन में लेके आना है तो इसको लॉग लगा के डिफरेंशिएट करना होता है। तो हमने पहले किसका क्या कर लिया, इसको दोनों तरफ लॉग लगा दिया। तो लॉग लगाने से क्या होगा,
ये z रेज़ टू n माइनस वन, लॉग लगाने से दो चीज़ें हो जाएगी। एक तो क्या है ये जो प्रोडक्ट में लिखा गया है वो सारे टर्म्स एडिशन में आ जाएंगे, जो कि हमको उसकी रिक्वायरमेंट है, इसको एडिशन में लेके आना ही है। तो यहाँ पे कितना आएगा, लॉग हो जाएगा z माइनस हो जाएगा z1, और यहाँ से आएगा प्लस होगा लॉग कितना z माइनस हो जाएगा z2, और ऐसे कहाँ तक जाएगा ये जाएगा लास्ट वाले तक, लॉग हो जाएगा z माइनस हो जाएगा zn माइनस वन। ठीक है, ये आ गया पूरा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएट करेंगे। इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर लिया विथ रेस्पेक्टिव z। ठीक है, तो उसका मतलब क्या आ गया कि ये नीचे आ जाएगा। फिर डिफ्रेंशिएट करके फिर उसमें z की वैल्यू 3 रख दे तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, 1 अपॉन हो जाएगा z का पावर n माइनस वन इंटू होगा कितना n इंटू z का पावर n माइनस वन इक्वल टू इस साइड कितना आएगा, ये होगा z माइनस वन। फिर यहाँ पे कितना आएगा 1 अपॉन z माइनस हो जाएगा z1। फिर कितना आएगा 1 अपॉन z माइनस हो जाएगा z2, और ऐसे चल जाएगा कहाँ तक 1 अपॉन z माइनस हो जाएगा zn माइनस वन। सही है। अब यहाँ पे z के बदले कितना रखना है आपको, 3 रख देना है। कितना आएगा देखो, ये n होगा 3 का पावर n माइनस वन डिवाइड बाई 3 का पावर n माइनस वन इक्वल्स टू 1 अपॉन हो जाएगा 3 माइनस वन मतलब 2, प्लस हो जाएगा 1 अपॉन 3 माइनस z1 प्लस हो जाएगा 1 अपॉन 3 माइनस z2, और चलते जाएगा कहाँ तक है 1 अपॉन 3 माइनस हो जाएगा zn माइनस वन। सही है। तो बस इस टर्म को इधर लेके आओ तो इसका आंसर चाहिए तुमको। तो ये होगा n माइनस n इंटू 3 का पावर n माइनस वन डिवाइड बाई 3 रेज़ टू n माइनस वन, ये होगा माइनस वन बाई टू, और ये होगा तुम्हारा समेशन ये 1 अपॉन 3 माइनस z1। ठीक है, बस यहाँ पे अगर z i लिख रहा हूँ तो i की वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 से लेकर n माइनस वन तक जाना चाहिए। तो ये ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या, देख लो। तो d हो जाएगा, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है तो 1/2 चाहिए ना यहाँ पे, तो 1/2 वाला ऑप्शन नहीं था, इसलिए d ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और z का पावर 1/3 इक्वल्स टू ये माइनस ये आई है, तो x बाई ए माइनस वाई बाई बी की वैल्यू चाहिए k टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो k की वैल्यू ढूंढना है आपको। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई है और आपको चाहिए ए डिवाइड बाई एक्स डिवाइड बाई ए माइनस वाई डिवाइड बाई बी। तो कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे है z कितना x प्लस आई वाई। ठीक है, और ये z का पावर 1/3 है, कितना होगा ये होगा a माइनस आई बी। ठीक है, तो अगर z इसके साथ कंपेयर करना है तो इसका दोनों का क्यूब कर लेंगे, तो इसका क्यूब कर लेते हैं और इसका क्यूब कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना बनेगा, सिर्फ ये z बनेगा, यहाँ पे बनेगा a क्यूब माइनस 3 टाइम्स हो जाएगा a स्क्वायर इंटू हो जाएगा आई बी प्लस हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा a आई बी का स्क्वायर, और हो जाएगा कितना ये माइनस आई बी का क्यूब बन जाएगा इसे। ठीक है, सॉल्व कर लो कितना आ रहा है ये होगा x प्लस आई वाई और इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, ये क्यूब माइनस हो जाएगा कितना ये होगा माइनस आई स्क्वायर मतलब हो जाएगा माइनस होगा 3ab। ठीक है, 3ab का स्क्वायर होगा वैसे, और यहाँ पे कितना बन गया, ये माइनस होगा 3a स्क्वायर b इंटू आई, और ये आई क्यूब कितना होगा माइनस आई बन जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा आई इंटू बी ऐसे, और b का क्यूब होगा। तो ये होगा ऐसे। अब क्या करना है तुमको, सारे अंदर देखो कैसा है, ये होगा तुम्हारा रियल पार्ट, ये होगा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर लो, तो x इक्वल्स हो जाएगा a क्यूब माइनस हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ a b स्क्वायर, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कितना आना चाहिए, y इक्वल्स हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर टाइम्स ऑफ b प्लस हो जाएगा b क्यूब। अब यहाँ से x अपॉन a की वैल्यू निकाल दो, क्योंकि यहाँ से x अपॉन a निकालने से क्या होगा, a स्क्वायर माइनस हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। और यहाँ पे y डिवाइड बाई b निकाल दो, कितना होना चाहिए, माइनस हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस हो जाएगा b स्क्वायर। सही है। अब इन दोनों का क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन कर देना है। तो सब्ट्रैक्शन कर लो तो कितना आ जाएगा, x अपॉन a माइनस हो जाएगा y अपॉन b, और ये बन जाएगा देखो a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा इसका, ये होगा माइनस माइनस प्लस, तो 3a स्क्वायर होगा और होगा माइनस b स्क्वायर। तो कितना आ गया देख लो, ये बन जाएगा 4a स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4b स्क्वायर। तो ये 4 जब कॉमन ले लेंगे तो कितना बनेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बस ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे k की वैल्यू कितना है, 4 आएगी, तो k कितना आएगा, 4 आ जाएगा। सही है, ओके।
द कॉम्प्लेक्स नंबर z सेटिस्फाइंग रियल ऑफ z स्क्वायर इक्वल्स टू 0 और मॉड z इक्वल्स टू √3। बस ये भी कर लेते हैं। तो रियल ऑफ पहले तो z स्क्वायर निकाल लेते हैं। पहले तो z को सपोज कर लो कितना आएगा, x प्लस आई वाई आएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर कर लिया तो कितना आ जाएगा, देखो ये होगा x स्क्वायर प्लस हो जाएगा आई वाई इसका स्क्वायर 2xy इंटू होगा i, तो ये कितना बन जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और होगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ xy इंटू होगा i, और मॉड z कितना होगा ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा 3, ठीक है। तो इसका जो रियल पार्ट है कितना आ जाएगा, z स्क्वायर का रियल पार्ट, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये होगा इसका रियल ऑफ z, ठीक है। और ये है 0 के बराबर, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा 0 एक कंडीशन, और ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है 3 एक कंडीशन है। तो ये दोनों को सॉल्व कर लिया तो कितना आ जाएगा, ये कैंसिल होगा, तो 2x स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा 3, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितना आ जाएगी, प्लस और माइनस आ जाएगा √3/2, सही है। तो ये वैल्यू रख देंगे हम लोग कहाँ पे, इस वाली जगह पे। तो इसका मतलब कितना आएगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो प्लस और माइनस √3/2 इसका होगा स्क्वायर, तो यहाँ से y की वैल्यू कितना आ जाएगी, प्लस और माइनस √3/2 आ जाएगा। तो कितने वैल्यूज़ आ गए, देखो x की वैल्यू प्लस और माइनस √3/2 है, तो y की वैल्यू भी कितना है, प्लस और माइनस √3/2 है, ऐसा है, ठीक है। तो पहला ले लो √3/2 ये एक वैल्यू, दूसरा ले लेंगे √3/2, ये सॉल्यूशन होगा इसका। दूसरा सॉल्यूशन कितना आना चाहिए, इसका पॉजिटिव √3/2 और ये होगा माइनस √3/2, फिर इसका नेगेटिव ले लो माइनस √3/2 और यहाँ पे आएगा √3/2, और लास्ट में कितना आना चाहिए, माइनस √3/2 कमा होगा माइनस √3/2। तो ऐसे 4 सॉल्यूशंस आ जाएंगे। इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विथ मॉड ऑफ बीटा जो है 1 है, और वैल्यू ऑफ निकालना बीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, ये वैल्यू निकाल देना हमको। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से आपको पता चलना चाहिए कि जब मॉड ऑफ बीटा इक्वल्स टू 1 अगर है तो इसका मतलब क्या आना चाहिए, इसका जो स्क्वायर बनेगा मॉड ऑफ बीटा का स्क्वायर, ये भी तो 1 आना चाहिए फिर आराम से। तो इसका मतलब कितना आएगा कि मॉड ऑफ बीटा का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, बीटा इंटू बीटा बार इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं, बीटा इंटू बीटा बार इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब तुमको यहाँ से बीटा की जो वैल्यू मिल जाएगी, बीटा की वैल्यू कितना मिल जाएगी, 1 बीटा बार मिल जाएगा। ये मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ कि जिसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा अगर उसको रेसिप्रोकल में लिखना है तो 1 बीटा बार जो होगा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, या फिर बीटा बार को 1 बीटा लिख सकते हैं, ऐसा जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको। तो इसकी वैल्यू अगर हमको चाहिए तो हम इसको ऐसा करेंगे, देखो ये मुझे क्यों करना पड़ रहा है आपको पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे अगर मैंने बीटा बार लिख दिया बीटा के बदले, और ये होगा माइनस अल्फा और डिवाइड बाई, इसमें मैं कुछ चेंज नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है, बाकी सिर्फ हम लोग बीटा को एडजस्ट करेंगे, तो ये होगा वैल्यू इसका। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद देखो ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने, तो क्या बन जाएगा, ये होगा 1 माइनस अल्फा इंटू हो जाएगा बीटा बार, ओके, और डिवाइड बाय होगा ये बीटा बार, ये तो बीटा बार का यहाँ पे रख देते हैं, तो ये है ऊपर वाला न्यूमरेटर, ठीक है ना। न्यूमरेटर में कितना 1 माइनस अल्फा बार इंटू होगा बीटा, सही है। तो अब यहाँ से मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि ये जो बीटा बार है उसको बाहर निकाल देता हूँ, तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा 1 बीटा बार, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड अलग से, और इंटू हो जाएगा कितना 1 माइनस अल्फा बार इंटू होगा बीटा, और डिवाइड बाय कितना आएगा 1 माइनस अल्फा बार इंटू हो जाएगा बीटा, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब बीटा बार का मैग्नीट्यूड कितना है, अगर बीटा का मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो इसका मतलब इसका बीटा बार का भी मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 ही होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम ही होता है। तो इसका मतलब ये तो हो गया 1 तुम्हारा आंसर, ये इसका आंसर 1 आएगा। ये देखो क्या है, जो 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा और 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, ये दोनों भी एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ही है। क्यों, देखो 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा का हमने क्या कर लिया, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकाल दिया, तो कितना आएगा 1 का तो 1 ही रहेगा, और यहाँ पे अल्फा बार का अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा बार का बार कितना आएगा, सिर्फ अल्फा होगा, और यहाँ पे होना चाहिए कितना बीटा बार, तो होगा 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा बार, तो ये बन गया। तो इसका मतलब ये नीचे लिखा हुआ है वैसे ही, कुछ गड़बड़ किया क्या, अल्फा बार इंटू बीटा, कुछ यहीं पे गड़बड़ किया लग रहा है, यहाँ पे ऊपर यहाँ पे जो आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए बीटा बार, यहाँ पे बीटा बार होना चाहिए, क्योंकि 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा बार था ऊपर, तो
इसके देखो अभी ये वाला जो देखो किसका हमने निकाला, नीचे वाले का हमने क्या निकाला, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकाला। तो कितना आया 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आया 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा बार, मतलब ऊपर वाले टर्म आ गई। तो इसका मतलब ये दोनों का भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एक दूसरे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो भी सेम आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका भी आंसर 1 हो रहा है, इसका भी आंसर 1 आ रहा है, मतलब इस टोटल का आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा इस वाले में 1 आ जाना चाहिए। ओके सही है, आगे बढ़े। Z1 का मैग्नीट्यूड है 1, Z2 का मैग्नीट्यूड है 2 और Z3 का मैग्नीट्यूड है 3 और हमको दे दिया है ई वाला 9 इंटू Z1 Z2 4 इंटू Z1 Z3 और Z2 Z3 इक्वल्स टू 12 है। तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आएगा निकाल देना है, बहुत ही आसान है। देखो ये जो 9 दे दिया होगा, यहाँ पे 4 दिया है, यहाँ पे कुछ 1 दिया है, तो इसका भी कोई सेंस इसके साथ लग रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या ऐसे प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर देना है, आइए देख लेते हैं। यहाँ पे जो 9 लिखा है इसको मैं मॉड ऑफ कितना, मॉड ऑफ Z3 का स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ Z3 का स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ। यहाँ पे होगा Z1 और यहाँ पे हो जाएगा Z2, सही है। तो प्लस यहाँ पे जो 4 लिखा है ये किसका मॉड है, Z2 का मॉड है, तो ये इसको ऐसा लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर इंटू हो जाएगा Z1 इंटू होगा Z3, सही है, प्लस और यहाँ पे Z2 Z3 है और मॉड ऑफ Z1 कितना है 1 है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिखने का पर्पज़ है वैसे, तो क्यों लिखना चाहते हैं अब पता चल जाएगा, सही, ठीक है, ये होगा ऐसे। अब इसके बाद अब Z1 यहाँ पे Z3 का स्क्वायर लिखा है मॉड का, यहाँ पे Z2 का स्क्वायर लिखा है मॉड का और Z1 का मॉड का स्क्वायर लिखा है। और आपको शायद मालूम होना चाहिए अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड का स्क्वायर होता है, ठीक है, तो इसका मतलब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा उसके मॉड Z के स्क्वायर के बराबर आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर यहाँ पे क्या लिखा है उन्होंने मॉड Z का स्क्वायर लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे मॉड Z का स्क्वायर लिखा तो इस जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं Z3 इंटू Z3 बार लिख सकते हैं ऐसे, और बाकी जो दो टर्म्स है वैसे के वैसे रहेंगे Z1 इंटू Z2, सही है। तो इसको तो ऐसा लिख दिया हमने। यहाँ पे Z2 का बार का स्क्वायर है, तो इसका मतलब इसका मतलब हो जाएगा Z2 इंटू Z2 का बार इंटू कितना होगा Z1 इंटू होगा Z3, फिर प्लस यहाँ पे कितना आएगा, ये होगा Z1 इंटू होगा Z1 का बार इंटू हो जाएगा कितना Z2 इंटू होगा Z3। ओके, तो आप देख लो सभी में आपको दिख रहा होगा कि Z1 Z2 Z3 जो है कॉमन है, तो Z1 Z2 Z3 को तुमने कॉमन ले लिया। तो Z1 Z2 Z3 का जो ये जो 3 नंबर्स है कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट कॉमन आ जाएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड अलग से होगा और इसका मैग्नीट्यूड अलग से होगा। Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार, ये यहाँ पे बच गया, ठीक है, ऐसा बच गया। अब देख लो अब इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, चलो इसके बारे में मालूम है ना, ये किसके बराबर है, ये 12 के बराबर था, ये भी 12 के बराबर था और ये भी 12 के बराबर है, ठीक है। अब ये Z1 Z2 Z3 का प्रोडक्ट का मॉड है, तो इसको में तो ये सेपरेट भी होगा ना, Z1 का बार Z2 का बार फिर ये Z3 का बार, सही है। और इसके बाद क्या होगा, अब Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार, ये जो है इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 और इसका कंप्लीट बार, ऐसा ना, ऐसा लिख सकते हो, तो इक्वल्स हो जाएगा 12। तो Z1 Z2 Z3 ये कितना है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, तो इसका मतलब ये 1 के बराबर है, ये 2 के बराबर है और ये 3 के बराबर है। और ये जो है ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, मतलब Z1 Z2 Z3 का जो बार का जो क्या आएगा मैग्नीट्यूड आएगा उतना ही उसके ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर आएगा, मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम ही होता है। तो इसका मतलब ये 6 इंटू मतलब ये हो जाएगा कितना, देखो 12/6 मतलब हो जाएगा 2। तो इसका मतलब तुम्हारा जो आंसर होना चाहिए Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ये कितना बनना चाहिए, ये बन जाएगा 2, सही है, बस ये आंसर होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 2, सही है। आगे बढ़ते हैं, Z1 का बार माइनस 2 टाइम्स ऑफ Z2 का बार डिवाइड बाई 2 माइनस Z1 इंटू Z2 का बार इक्वल्स टू 1 है, और Z2 का जो मैग्नीट्यूड है 1 अगर नहीं है तो हमको 3 टाइम्स ऑफ Z1 निकाल देना है, सही है। तो वही चीज़ है, देखो अभी तक लास्ट के 2 प्रॉब्लम में हमने कौन सा फॉर्मूला यूज कर लिया है, मॉड ऑफ Z का स्क्वायर इक्वल्स कितना होना चाहिए, Z इंटू Z बार होना चाहिए। ये लास्ट के 2-3 प्रॉब्लम से इसी के ऊपर हम लोग खेल रहे हैं। मॉड ऑफ Z का स्क्वायर कितना आएगा, Z इंटू Z बार आएगा, मतलब आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, या फिर ये रिजल्ट है,
ठीक है, तो इसको तुम भूलो मत। इसके बाद दूसरा क्या था कि तुम्हारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो मैग्नीट्यूड है और उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम ही आएगा। ये भी हमने लास्ट 2-3 प्रॉब्लम्स देख ही रहे, बराबर ना। या फिर एक और चीज़ हम क्या देख रहे हैं कि अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट होता है, Z1 इंटू Z2 होता है, और इसका अगर हमको क्या निकालना है, प्रोडक्ट के अंदर अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो तुम इसको सेपरेट मैग्नीट्यूड दे सकते हो। ये भी हम लास्ट 2-3 प्रॉब्लम से देख रहे हैं, ठीक है। ये यही मतलब बार बार यूज़ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे शायद वही यूज़ हो, हमको कोई आइडिया नहीं है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लिखा है पहले लिख लो। ये है Z1 का बार माइनस 2 टाइम्स कितना है Z2 का बार, टोटल डिवाइडेड बाय 2 माइनस यहाँ पे होगा Z1 इंटू होगा Z2 का बार, और ये इसकी वैल्यू कितना है 1 के बराबर है। तो क्या मैं इसका स्क्वायर कर दूँ, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। ऐसा स्क्वायर करने का यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट है, मॉड ऑफ Z का स्क्वायर अगर होता है तो उसके बदले कितना आएगा Z इंटू Z बार आएगा, ऐसा आएगा। तो इसका मतलब कितना आना चाहिए, देखो अभी इसको हम लोग लिख लेते हैं इसका प्रोडक्ट, हाँ 2 बार लिख देंगे इसको। तो ये बन जाएगा Z1 का बार माइनस हो जाएगा 2 टाइम्स Z2 का बार डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए 2 टाइम्स होगा Z1 इंटू होगा Z2 का बार, सही है। तो ये इंटू इसका कॉन्जुगेट कितना होगा कॉन्जुगेट, चलो Z1 का बार माइनस 2 टाइम्स हो जाएगा Z2 का बार डिवाइडेड बाय कितना आएगा 2 माइनस Z1 इंटू होगा Z2 का बार, और इसका कंप्लीट बार ना, मतलब Z इंटू ये होगा तुम्हारा Z, ये होगा इसका Z बार, और दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए 1, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अब इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या आएगा वो पहले तुम निकाल लो। क्या आएगा देखो, इसका ये बार कैसे होगा, देखो मैं सिर्फ इतनी टर्म लिख देता हूँ। तो ये बार और ये बार क्या होगा, ये कैंसिल होकर सिर्फ Z1 बनेगा, फिर 2 का तो 2 ही रहेगा, Z2 का बार है तो इसका मतलब ये Z2 होगा, डिवाइड बाय कितना आना चाहिए 2 का 2 होगा, माइनस हो जाएगा Z1 का बार इंटू होगा कितना Z2, सही है क्या, ये इतना आ गया। और इस साइड का तो वैसे वैसे रहेगा, तो यहाँ पे कितना था, ये Z1 बार था 2 टाइम्स हो जाएगा Z2 बार, और डिवाइड बाय होगा 2 माइनस Z1 इंटू हो जाएगा Z2 का बार, सही है। और ये इक्वल्स हो जाएगा 1, सही है। यहाँ तक समझ में आ रही बात आपको। तो आप क्या करोगे, अब मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मतलब ऐसा करेंगे ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उधर भेज देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, देखो मैं इसको लिख देता हूँ, ये Z1 बार है माइनस हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, इसमें ज़्यादा टर्म्स बनेंगे तो ज़्यादा मतलब गड़बड़ नहीं करो और गलती नहीं करो, क्योंकि गलती करोगे तो फिर इसको दोबारा चेक करना मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये जो बाकी जो टर्म बच रही है 2 माइनस Z1 और होगा इतना Z2 का बार, ठीक है। और इधर से हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा Z1 का बार इंटू हो जाएगा Z2, ऐसे होगा। अब क्या कर लेते हैं, देखो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, ये Z1 के साथ पहले मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, ये होगा Z1 इंटू हो जाएगा Z1 का बार, ठीक है। और इसके बाद कितना आएगा 2 टाइम्स हो जाएगा Z1 का बार इंटू होगा Z2, सही है। यहाँ तक ये दोनों का प्रोडक्ट किसका है, ये Z1 के साथ मल्टीप्लाई किया उसका। फिर आएगा इसके बाद माइनस, क्या होगा 2 टाइम्स होगा Z1 और होगा इंटू Z2 का बार, मतलब Z1 को मैं पहले लिख रहा हूँ और Z2 को बाद में लिख रहा हूँ, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा कितना, माइनस माइनस प्लस होगा, सॉरी ये माइनस माइनस प्लस, और होगा कितना ये Z2 इंटू हो जाएगा Z2 का बार, सही है। तो ये हो गया, मतलब ये जो 2 टर्म्स आ गए कहाँ से आ गए, ये दूसरे टर्म को हमने मल्टीप्लाई किया वहाँ से आ गए, इक्वल्स टू। अब यहाँ से ये 2 इंटू 2 4 होगा, माइनस हो जाएगा 2 टाइम्स ये होगा Z1 का बार इंटू होगा Z2, सही है। फिर इसके बाद इस टर्म, ये दोनों टर्म कहाँ से आ गए, इस 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर यहाँ पे आएगा माइनस 2 टाइम्स ये होगा Z1 इंटू होगा Z2 का बार। फिर इसके बाद आएगा कितना, ये होगा प्लस, और यहाँ पे आएगा Z1 इंटू होगा Z1 का बार प्लस इंटू हो जाएगा Z2 इंटू होगा Z2 का बार, सही है। समझ में आ रही बात आपको, ओके। जो जो कैंसिल आउट हो सकते हैं उनको कैंसिल आउट कर लो। तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ Z1 बार है, Z2 है, तो ये वाली टर्म शायद उधर भी है, तो ये वाली टर्म कैंसिल हो गई। ये माइनस 2 टाइम्स ऑफ Z1 इंटू Z2 बार, ये शायद उधर भी है और निगेटिव में है, तो ये भी कैंसिल हो गई। बाकी कुछ कैंसिल होने जैसा नहीं लग रहा है, तो उस सबको इस साइड लेके आते हैं, ठीक है। तो क्या होगा देखो, ये Z इंटू Z1 बार, Z1 इंटू Z1 बार का मतलब कितना होता है, ये मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर होगा। फिर यहाँ पे कितना आएगा 4 टाइम्स हो जाएगा ये मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर होगा,
सही है। फिर माइनस हो जाएगा ये 4 को भी इधर लेके आ गए, और ये क्या है देख लो, ये माइनस, ये टर्म क्या है Z1 इंटू Z1 बार कितना होगा, ये मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर होगा। फिर उसके बाद क्या है, ये Z2 इंटू Z2 बार मतलब ये होगा मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर और इक्वल्स हो जाएगा 0। सही है। तो आप देख लो इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है तुमको, Z1 का बार कॉमन दिख रहा है, तो ये Z1 का बार कॉमन ले लो, तो कितना बचेगा यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा -1 अपॉन Z2 का स्क्वायर। सही है, ऐसा बचेगा। किसके में, इसमें और इसमें से कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे भी क्या बचना चाहिए, 1 माइनस Z2 बार का Z2 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 का स्क्वायर बचना चाहिए, इसलिए तुमको निकालना पड़ेगा -4 को कॉमन। तो -4 को कॉमन ले लिया तो ये 1 माइनस हो जाएगा मॉड ऑफ Z2 और इसका हो जाएगा स्क्वायर और ये होगा इक्वल्स टू 0। सही है। तो बस ये वाली जो टर्म है और ये वाली जो टर्म है दोनों सेम ही है, बराबर ना। तो मतलब इसको फिर से कॉमन ले लो, तो 1 माइनस हो जाएगा मॉड ऑफ Z2 और इसका हो जाएगा स्क्वायर, और इस साइड से कितना आएगा, मॉड ऑफ होगा Z1 इसका स्क्वायर -4 और ये इक्वल्स टू 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ, एक तो ये 0 होना चाहिए फिर ये 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब तुमको अब आराम से मिल रहा है मॉड ऑफ Z2 का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, या फिर मॉड ऑफ Z1 का वैल्यू कितना आना चाहिए, 2 आ जाना चाहिए। सही है। तो बस ये क्या चाहिए अभी हम लोग देख रहे थे प्रॉब्लम में, तो उसने तो मॉड Z2 कितना नहीं है, 1 नहीं बोला, तो इसका मतलब मॉड Z2 अगर 1 नहीं है, मॉड Z2 अगर 1 नहीं है मतलब ये अगर नहीं है और फिर भी अगर इसका रिजल्ट 0 लाना है तो मतलब ये मॉड ऑफ Z1 जो होगा वो 2 होना ही चाहिए, किसी भी हाल में ये 2 होना ही चाहिए, ये कंपलसरी है। मतलब मॉड ऑफ Z1 की वैल्यू कितना हो गई, 2 हो गई, तो यहाँ पे रख देंगे हम लोग मॉड ऑफ Z1 की वैल्यू 2, तो ये होगा 3 टाइम्स मॉड ऑफ Z1 था मतलब 2 होगा, तो इसका दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 6। तो इस वाले का जो आंसर होगा हमारा 28 का वो हो जाएगा 6। सही है। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। इफ Z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड Z प्लस 4 लेस देन और इक्वल्स 3 देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मॉड Z प्लस 1। तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो एक तो एनालिटिकल मेथड है और एक ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड इसलिए इजी पड़ेगी क्योंकि इसका अपने को पूरा ये ग्राफ क्या बन रहा है ये सारा ज्योमेट्री आपको पता चल जाएगा, तो इसलिए हम लोग ग्राफिकल मेथड से जाने की कोशिश कर लेते हैं। और ये ग्राफिकल मेथड से जाने के लिए जो सर्कल ये मतलब ये सर्कल बन रहा होगा ये आपको पता भी चल रहा होगा, ठीक है ना। ये सर्कल बनेगा और जिसका सेंटर कितना आएगा, माइनस क्या आएगा, -4,0 आएगा और रेडियस कितना आएगा, 3 आएगा। तो -4 कहाँ पे आएगा, ये होगा -4,0 तुम्हारा यहाँ पे होगा, और अगर तुम्हारा ये -1,0 है तो यहाँ से तुम्हारा सर्कल पास करेगा ये, ठीक है। ये कोई सर्कल होगा, बराबर है क्या। तो ये सर्कल बन गया। अच्छा, इसमें क्या होगा अभी तुम्हारा, ये जो मॉड Z प्लस 4 लेस देन और इक्वल्स 3 है ना, इसका मतलब इसके अंदर के सारे पॉइंट्स तुम्हारे कवर हो रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स कवर हो रहा है। मतलब Z जो है तुम्हारा कहाँ पे, ये सर्कल के अंदर ये सारे जितने भी पॉइंट्स बन रहे हैं वो सारे पॉइंट्स है, इंक्लूडिंग दिस बाउंड्री पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पे इक्वल्स लिखा मतलब बाउंड्री पॉइंट्स को भी ये इंक्लूड करेगा और सर्कल के अंदर के भी पॉइंट्स को कवर करेगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। और रेडियस कितना है इसका, 3 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 होना चाहिए, सारा डिस्टेंस 3 है। सेंटर से और सेंटर -4,0 है। तुमको निकालना क्या बोला गया है कि मॉड ऑफ Z प्लस 1, इसका हमको चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए। तो मॉड ऑफ Z प्लस 1, तो ये क्या है, तो जब भी तुम ऐसा लिख रहे हो ना, ये मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, अगर ऐसा लिखते हो तो इसका मतलब क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस बिटवीन, ये होता है डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2, मतलब Z1 जहाँ पे पॉइंट है और Z2 जहाँ पे पॉइंट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है इसका मतलब, बराबर ना। और अगर तुमको अगर सीधा सीधा अगर ऐसा लिखा गया मॉड ऑफ Z अगर लिखा गया तो इसका मतलब क्या लिखा है कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 0 लिखा हुआ है, मतलब Z एंड 0 के बीच का डिस्टेंस है। वही होता है ना मैग्नीट्यूड ऑफ Z, मतलब क्या, उस पॉइंट से लेकर ओरिजिन तक का डिस्टेंस होता है, तो ये बाय डिफॉल्ट ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो मॉड ऑफ Z प्लस 1 अगर लिखा है तो इसको हम लोग ऐसा लिख देते हैं, तो ये Z माइनस ये -1 ऐसा लिख देंगे ना इसको। मतलब तुम्हारा Z कहाँ पे है वो तुम लोकेट करो और -1 कहाँ पे वो लोकेट करो, और दोनों के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस कितना आएगा वो तुमको बताना है। तो तुम्हारा Z कहाँ पे है, Z तो भैया ये है, ये सारा इसके बाउंड्री पॉइंट्स प्लस इसके अंदर के सारे पॉइंट्स, मतलब Z ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये सारे पॉइंट्स। और -1 कहाँ पे है, -1 तो रहा ये वाला ना -1,0। तो तुमको क्या करना है कि Z को और -1,0 को ज्वाइन करना है। तुम्हारा अगर Z ये होगा और -1,0 ये है, तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होगा ये तुम्हारा ये डिस्टेंस हो रहा है, ये मतलब क्या होगा कि ये डिस्टेंस होगा। क्या ये मैक्सिमम है क्या,
नहीं है। मैं अगर पॉइंट ये ले लूँ तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, इससे भी ज़्यादा होगा। क्या ये सबसे ज़्यादा है क्या? नहीं है। अगर मैंने पॉइंट यहाँ का ले लिया तो ये इससे भी ज़्यादा हो जाएगा। क्या ये सबसे ज़्यादा है क्या? नहीं है, अभी भी नहीं है। अगर मैं पॉइंट ये वाला ले लेता हूँ, मतलब इस पॉइंट के डायमीटर पे ले लेता हूँ, मतलब इससे ये पॉइंट लेता हूँ, तो ये सबसे ज़्यादा, अभी इससे ज़्यादा कोई डिस्टेंस नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? तो ये तो पॉइंट सर्कल के ऊपर ही है, यही पॉइंट सर्कल के ऊपर है, तो ये तो डायमीटर बन गया। और इसका रेडियस कितना था? 3 था, तो इसका मतलब डायमीटर कितना बनना चाहिए? 6 बनना चाहिए। तो ये होगा इसका आंसर, सही है। तो Z+1 का मैक्सिमम आंसर कितना आ जाएगा? 6 आएगा। अगर बोलता मिनिमम आंसर कितना आ जाता, तो मिनिमम तो बस ये पॉइंट के बदले ये जो पॉइंट है Z, ये जो Z है, मैं सीधा सीधा इसके ऊपर रख देता हूँ, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना हो जाता? 0 हो जाता। तो मिनिमम डिस्टेंस तो 0 हो जाता उस वाले केस में। बात समझ पा रहे हो क्या? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व आर्ग्यूमेंट ऑफ Z-3i = 3π/4 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ 2Z+1 - 2y इक्वल्स हो जाएगा π/4। तो अब इन दोनों के बीच में ये दो कर्व है, ये वाला एक कर्व और ये वाला एक कर्व, और हमको बताना क्या है कि नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, इसकी इंटरसेक्शन के पॉइंट्स कितने हैं, ठीक है। अच्छा, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये आर्ग्यूमेंट ऑफ Z-3i = अगर थीटा होता है, चलो मैं यहाँ पे ये पहले बोल दूँ आपको, तो ये शायद आपको मालूम होगा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, और अगर ये कितना होता है? थीटा अगर होता है, तो इसका मतलब क्या होता है? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z = थीटा का मतलब क्या होता है? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z-1 = थीटा का मतलब क्या होता है? अगर मैं इसको समझा दिया, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z-1 = थीटा, तो ये ऊपर वाला आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए हमको जाना पड़ेगा कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर, तो ये होगा x एक्सिस और ये होगा y एक्सिस। अगर मान लेते तुम्हारा Z यहाँ पे है, ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा मुझे नीचे लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अगर समझो मान लेते हैं कितना हमारा, ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस, और हमारा जो x होगा मतलब Z जो होगा, Z1 जो होगा यहाँ पे कुछ है, ठीक है। तो ये जो Z1 है, यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा? हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना पड़ेगा। Z1 से पास होने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो पहले, फिर इसके बाद क्या करना पड़ेगा? Z जो होगा, अब Z कहाँ पे होगा? तो ये जो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को जो थीटा एंगल बनाएगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को ये थीटा एंगल बनाने वाला जो रे पास होगा, इसके ऊपर ये Z आएगा। मतलब ये Z हो सकता है, 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 ये सारे पॉइंट्स इसके ऊपर क्या होना चाहिए? हमारा Z आना चाहिए। समझ में आ रहा है कि एक रे बनेगा इस Z1 से निकलने वाला, और एंगल जो x एक्सिस साथ या फिर पैरेलल टू x एक्सिस इस लाइन के साथ, उसका एंगल कितना होना चाहिए? थीटा होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ Z लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको बाय डिफॉल्ट उसने यहाँ पे क्या लिखा है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z-0 ऐसा लिखा हुआ है ना। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z-0 कितना होना चाहिए? थीटा होना चाहिए। इसका मतलब ये एंगल कहाँ पे बनेगा? देखो यहाँ पे एंगल कहाँ पे बन गया था? ये θ1 के ऊपर बन गया, Z1 के ऊपर बन गया था ना। यहाँ पे जो एंगल कहाँ पे बन रहा था? ये Z1 के ऊपर बन रहा था। यहाँ पे एंगल कहाँ पे बनेगा? 0 पे बनेगा। तो इसका मतलब ऊपर वाली को अगर मैं प्लॉट करूँ तो ये क्या बन जाएगा कि यहाँ पे अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा Z, तो ये लाइन होगी तुम्हारी, मतलब ये जो x एक्सिस जो एंगल बनेगा तुम्हारा Z होना चाहिए। तो ये Z जो होगा इस लाइन के ऊपर अभी कहीं पे भी हो सकता है, मतलब इस रे के ऊपर कहीं पे हो सकता है, बराबर। एंगल कहाँ पे बनेगा? ये बनेगा ओरिजिन पे, ठीक है। ये पहली बात, दोनों में क्लियर है पहले तो चीज़ें। अच्छा, एक और चीज़ है इसमें, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ Z-0 कितना है? थीटा है। अगर मैं इस Z के बदले, या फिर यहाँ पे मैं समझाता हूँ पहले तो आपको क्लियर आ जाएगा। अगर मैं Z के बदले अगर Z1 रख दूँ, ठीक है, या फिर कोई भी पॉइंट रख दूँ, ये वाला, चलो ये मान लेता हूँ कितना, ये Z2 है, पहले तो Z2 रख देते हैं। Z के बदले अगर मैं Z2 लिख दूँ तो ये क्या होगा? Z2 - Z1, मतलब Z2 - Z1, ये जो रे बन रहा है उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो थीटा है, ऐसा बोलना चाहता है ये Z2 - Z1, ये जो रे बन रहा है उसका जो आर्ग्यूमेंट है थीटा है। थीटा आर्ग्यूमेंट कैसे ढूंढते हैं हम लोग? वो जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल बनाती है, वही हमारा आर्ग्यूमेंट होता है। तो यहाँ पे थीटा दिख रहा है, तो ये होगा इसका आर्ग्यूमेंट, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैंने इस Z के बदले अगर Z1 रख दूँ, ठीक है, Z1 रख दो, तो इसका मतलब क्या होगा? ये Z1 - Z2 होगा, Z1 - Z1 होगा, तो ये तो 0 बन जाएगा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ 0 क्या होगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ 0 क्या होगा? तो आर्ग्यूमेंट ऑफ 0 तो डिफाइन नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। जो एंगल तो हो रहा है x एक्सिस के साथ, कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन ये Z1 जो पॉइंट है वो इंक्लूड नहीं होगा। Z1 के अलावा जो भी आगे वाले पॉइंट्स हो सारे इंक्लूड होंगे। ये बात समझने वाली है, क्योंकि जब नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात आती है, तो मान लेते हैं कि एक लाइन ऐसे पास कर रही होगी और दूसरी लाइन अगर ऐसे पास कर रही हो, तो आपको लगेगा कि Z1 दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, लेकिन ये Z1 कभी इसमें इंक्लूड होता ही नहीं है।
ठीक है, ये पहली बात समझ लो। मतलब यहाँ पे भी क्या है कि ओरिजिन जो है इसमें इंक्लूड नहीं है। अगर ओरिजिन इंक्लूड होता तो मतलब ये 0 - 0 तो 0 हो जाता और आर्ग्यूमेंट ऑफ 0 एग्जिस्ट नहीं होता। ठीक है, क्योंकि 0 पॉइंट का आर्ग्यूमेंट कैसे निकाल सकते हैं? पॉइंट का आर्ग्यूमेंट तो निकलता ही नहीं, हमको तो कम से कम 2 पॉइंट चाहिए ना, तब जाके आर्ग्यूमेंट निकलेगा। मतलब तुम्हारा तो ये तो पॉइंट फिक्स है, तो अब इसके बाद में एक तो भी कम से कम पॉइंट होना चाहिए, तब जाके ये लाइन बनेगा और तब जाके आर्ग्यूमेंट डिफाइन होगा। समझ में आई बात आपको? तो ये आर्ग्यूमेंट ऑफ Z - Z1 का वैल्यू होता है थीटा, और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z का मतलब होता है अगर वैल्यू थीटा होता है तो इसका ये ओरिजिन पे बनेगा एंगल और ये θ1 पे बनेगा, और ओरिजिन और θ1 को Z1 को इग्नोर मारना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे आ जाते हैं। इसका मतलब तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा, फिर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं समझ में मतलब नहीं लग रही होगी, क्योंकि अगर ये तुम्हारा y एक्सिस है और अगर ये x एक्सिस है तो इसका मतलब जो एंगल बनेगा ये कहाँ पे बनेगा? देखो 0,3i, मतलब Z - 3i है। मतलब सीधी सी बात है, ये एंगल बनने वाला है हमारा कहाँ पे? 3 पे, बना ना? ये कौन सा? अगर ये 0,3 होगा तो यहाँ पे एंगल बनेगा, और एंगल कितना है? 3π/4 है, मतलब शायद होगा 3π/4 मतलब कितना होता है? ये होता है 135 शायद ना। ओके, तो मतलब कुछ इस टाइप का इधर जाएगा ये अपना। ठीक है, और मैंने बार बार बोला है कि ये वाला जो पॉइंट है 0,3 इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, ये पहली बात। अब दूसरी बात यहाँ पे ये वाला दूसरा देख लेते हैं। इसमें क्या है? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z+1, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ 2Z है, और हमको यहाँ पे 2Z हमने नहीं देखा है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे सिर्फ Z होना चाहिए, 2Z नहीं होना चाहिए। अगर 2 होता है तो उसको हम लोग कुछ अलग करेंगे। देखो, तो इसको लिख देंगे हम लोग ऐसे, आर्ग्यूमेंट ऑफ कितना होगा? चलो मैं जगह ज़्यादा ले लेता हूँ, इधर छोड़ देते हैं इसको, पहले हम लोग इधर ले लेते हैं। ठीक है ना, तो ये होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ कितना चाहिए तुमको? यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे होगा Z। ठीक है, इसके बाद कितना होगा? प्लस हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे आएगा कितना? I, और इधर से कितना आ जाएगा? ये π/4 का π/4। पहले इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एक 2 है और यहाँ पे एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, 2 एक है और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका मतलब इस वाले में क्या होगा? ये आर्ग्यूमेंट ऑफ हो जाएगा 2 और प्लस हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ कितना? ये जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, प्लस हो जाएगा 1/2 माइनस हो जाएगा I, और इधर से कितना आ जाएगा? π/4। अच्छा, इसके बाद देख लो आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 कितना आएगा? आर्ग्यूमेंट क्या होता है? आर्ग्यूमेंट मतलब क्या होता है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर से 0 से लाइन ज्वाइन कर लो, है ना? तो आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 चाहिए तुमको, तो 2 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा 2, और ये आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 का मतलब कितना होता है कि ओरिजिन से लेकर इस लाइन को ज्वाइन कर लो, और इसका एक से साथ एंगल देख लो कितना है? 0 है। मतलब ये तो वैसे भी निकल गया बेचारा, इसका तो कोई रोल है नहीं आर्ग्यूमेंट के अंदर। तो मतलब तुम्हारे पास फाइनली क्या मिल गया है कि ये वाला मिल गया रिलेशन, कितना? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z प्लस हो जाएगा 1/2 माइनस हो जाएगा I, और इक्वल्स हो जाएगा π/4। मतलब क्या कि पॉइंट तुम मतलब एंगल कहाँ पे बन रहा है? एंगल बन रहा है -1/2,1 के ऊपर, -1/2,1 के ऊपर, और एंगल कितना है? ये है π/4, इतना एंगल है, बराबर ना? पॉइंट ये है और एंगल ये है, तो सही है। तो बस -1/2,1 कहाँ पे आने वाला है? ये आएगा यहाँ पे कहीं, -1/2 -1/2,1 यहाँ पे आएगा। मतलब ये जो डिस्टेंस होगा -1/2 और ये होगा +1, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा अभी कितना बनेगा? π/4। सही है। अब π/4 बनेगा तो फिर तुम्हारा जो लाइन है अब कैसे पास होगा? ऐसे पास होगा या फिर ऐसे पास होगा या फिर ऐसे पास होगा, वो तुमको ढूंढना है। अगर तुम्हारा ऐसे पास हो, मतलब इस जगह से पहले आ जाता है, मतलब 0.3 से भी अगर पहले नीचे से पास करता है तो एक भी पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन नहीं है, और 0.3 से अगर ऊपर से पास करता है तो इसका मतलब कितना आएगा कि इस वाले केस में तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन आ जाएगा। सही है। तो आपको समझ में आ रहा है ना, ये जो एंगल कितना है? π/4 अगर होता है, एंगल अगर π/4 है, तो इसका मतलब ये जो लाइन पास होगी, जो भी लाइन होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी, उसका स्लोप तुमको मालूम चल जाएगा। बोलो कितना स्लोप आएगा? उसका स्लोप आ जाएगा 1। कैसे? क्योंकि अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ अगर एंगल कितना है? π/4 है, तो इसका मतलब tan थीटा उसकी वैल्यू कितना होती है? स्लोप होती है। इसका मतलब इसका स्लोप कितना आ गया? 1 आ गया। इसका मतलब अब इस लाइन का स्लोप कितना है वो देख लो, मतलब कम से कम इस लाइन का स्लोप कितना है? अगर ये कितना होता है, इसका अगर स्लोप कितना 1 से कम है या फिर 1 से ज्यादा है? अगर ये 1 से कम होता है तो भी हम लोग कंक्लूड कर पाएंगे, और 1 से ज्यादा है तो भी कंक्लूड कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले तो इस लाइन का स्लोप निकालो। अगर ये पॉइंट कितना मान लेते हैं हम लोग? P मान लेते हैं, और इसको अगर Q मान लेते हैं तो स्लोप ऑफ PQ निकाल दो। स्लोप ऑफ PQ कितना आ जाएगा? देखो ये हो जाएगा 3 - 1 तो होगा 2, डिवाइड बाय कितना आएगा? 0 माइनस हो जाएगा, और ये -1/2। समझ में आ रही बात? 3 - 1 0 -1/2, तो कितना आ रहा है? ये 4 आ रहा है। मतलब इस लाइन का स्लोप ज्यादा है, इस लाइन का स्लोप ज्यादा है, और हमारा जो स्लोप है कितना? 1 है। तो जितना स्लोप कम उतना लाइन नीचे, जितना स्लोप कम उतना लाइन नीचे, और जितना स्लोप ज्यादा उतना
हमारा क्या होगा कि जितना स्लोप ज्यादा उतना लाइन ऊपर होगा, सही है ना। तो इसका मतलब इसका स्लोप अगर 4 है और अगर स्लोप हमारा अगर 1 की लाइन निकाला तो इसके नीचे ये होगी, तो मतलब ये शायद लाइन होगी हमारी। तो ये लाइन अगर होगी तो इसको तो कभी कट करने का चांस ही नहीं है। तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कितने आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। ओके, जेड बी नॉट अ रियल नंबर सच दैट 1 प्लस जेड स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर, और ये जो बिलोंग्स टू है ये आर डैश लिखा है शायद, लेकिन ये आर होना चाहिए, और बिलोंग्स टू आर रियल नंबर है। देन द वैल्यू ऑफ 7 इंटू मॉड जेड। आपको निकालना क्या है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस जेड स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर, ये अगर रियल नंबर है तो 7 मॉड जेड की वैल्यू निकालना है। अच्छा, रियल नंबर का मतलब क्या होता है पहले समझा देता हूं मैं। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है तुम्हारा z इक्वल टू, इसमें सिर्फ कांस्टेंट नंबर होना चाहिए कुछ भी, और यहाँ पे 0 i होना चाहिए, मतलब इमेजिनरी पार्ट कितना होना चाहिए उसका, हमेशा 0 होना चाहिए। तब देखिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रियल नंबर बोलते हैं। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है बस वो जो रियल नंबर है वही होता है, और इसका जो आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, इसका जो आर्ग्यूमेंट होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, एक तो कितना होगा, 0 होगा या फिर पाई होगा, इसके बाहर कुछ नहीं हो सकता। मतलब तुमको रियल नंबर अगर आइडेंटिफाई करना है तो क्या होना चाहिए, तो आर्ग्यूमेंट है उसका 0 या फिर पाई होना चाहिए, या फिर उसका मैग्नीट्यूड जो है, जो रियल नंबर है वही होना चाहिए। तो ये पहली चीज हो गई। फिर दूसरी चीज क्या होना चाहिए, दूसरी चीज अब देखो, अगर कोई रियल नंबर है तो इसका मतलब इसका जो कॉन्जुगेट आएगा और जो खुद नंबर आएगा वो दोनों सेम ही होना चाहिए, दोनों सेम ही होना चाहिए। तो ये तुम्हारा तीसरा कंडीशन है, ठीक है ना। मतलब ये तो ज्यादातर काम आएगा तुमको, ठीक है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट उसके खुद के बराबर अगर आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वो नंबर क्या होता है, रियल नंबर होता है। और अगर यही चीज अगर समझो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है निगेटिव ऑफ वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, इसका मतलब क्या आना चाहिए कि ये जो नंबर होगा तुम्हारा क्या होगा, ये होगा प्योरली इमेजिनरी, ये होगा तुम्हारा प्योरली इमेजिनरी नंबर, और ये होगा तुम्हारा प्योरली रियल नंबर, ये होगा प्योरली रियल नंबर, सही है। तो बस ऐसा होगा। तो यहाँ पे अगर ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर प्योरली रियल है, क्योंकि ये बिलोंग्स टू आर बोला ना उसने, अगर ये बिलोंग्स टू आर बोल रहा है मतलब क्या होना चाहिए, प्योरली रियल होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 प्लस जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस जेड प्लस हो जाएगा जेड स्क्वायर, ये जो होगा ये किसी का तो भी क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, कोई तो भी रियल नंबर होना चाहिए, प्योरली रियल नंबर होना चाहिए। इसका मतलब ये नंबर और इसका जो कॉन्जुगेट आएगा वो सेम नंबर, मतलब क्या आना चाहिए, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। और उधर से हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन बनाएंगे और इसका मॉड जेड की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि जब हम इसको क्या कर लेंगे, इसके कॉन्जुगेट के बराबर लिखेंगे, इसके कॉन्जुगेट के बराबर लिखेंगे तो क्या होगा कि इधर 3 टर्म इधर आ जाएंगे, इधर के 3 टर्म उधर चलेंगे, तो फिर प्रोडक्ट जो होगा वो बहुत लंबा होगा। तो इसलिए क्या कर लो, इसलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। सिंप्लीफाई करने की कोशिश क्यों करना है, कि ये दोनों की डिग्री सेम है, ऊपर की और नीचे की। अगर मैंने इसमें माइनस जेड ऐड कर लेता हूँ और प्लस जेड अगर ऐड कर लेता हूँ, माइनस जेड और प्लस जेड इसमें कर लिया, तो देखो ये चीज क्या बनेगी, 1 माइनस जेड प्लस हो जाएगा जेड स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइड बाय कितना है, ये भी होगा 1 माइनस जेड प्लस हो जाएगा जेड स्क्वायर, सही है। इसके बाद प्लस होगा, अब ये प्लस जेड और ये यहाँ का एक जेड था, तो ये दोनों मिला के होगा प्लस 2 जेड, और ये होगा माइनस जेड प्लस हो जाएगा जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो 1 हो गया, ये तो 1 हो गया। अब ये होगा कितना, 2 टाइम्स ऑफ जेड होगा और डिवाइड बाय होगा 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर। अब सोच लेते हैं, देखो ये नंबर रियल हो, ये नंबर रियल है, समझ में आ रही बात आपको। अगर ये रियल नंबर रियल है तो इसका मतलब इसमें तो ये 1 तो रियल ही है, ठीक है ना। इसमें से मतलब 1 निकालने के बाद भी रियल ही रहेगा, मतलब ये रियल है तो इसको तो अब छोड़ ही दो तुम, ठीक है ना। अब इसके बाद ये छोड़ दिया, अब ये नंबर जो है ये तो 2 है, ये तो रियल नंबर ही है, इसका भी कोई बात नहीं आएगी। बस होना क्या चाहिए, इसके साथ में जो नंबर है ये वाला, ये जो नंबर लिखा है हमने, ये जो नंबर है अगर ये रियल बन गया ना, ये अगर रियल नंबर बन गया तो इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो भी रियल रहेगा, इसमें 1 ऐड कर दो तो भी रियल नंबर रहेगा। मतलब ये इतना काम करने के बजाय मैं अगर इसको भी अगर रियल नंबर प्रूव कर देता तो भी काम हो जाएगा मेरा, और वो इजीली हो जाएगा। तो इसलिए मैं क्या कर लेता हूं, बस इस नंबर को ही मैं रियल नंबर कब बनेगा वो देख लेता हूं। तो इसका मतलब ये रियल नंबर होने की वजह के लिए तो होना चाहिए जेड डिवाइड बाय जेड स्क्वायर, या फिर 1 माइनस जो ऑर्डर है वही लिख दो, तो 1 माइनस होगा ये जेड और होगा प्लस जेड स्क्वायर, और इसका जो वैल्यू आना चाहिए किसके बराबर आ जाना चाहिए, देख लो इसका वैल्यू आ जाएगा इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बराबर। तो जेड डिवाइड बाय 1 माइनस जेड प्लस हो जाएगा जेड स्क्वायर और इसका कॉन्जुगेट होगा ये,
सही है। तो बस फिर आप सॉल्व कर लो इसको, तो ये होगा z डिवाइडेड बाय कितना आना चाहिए 1 माइनस z प्लस हो जाएगा z स्क्वायर, और इक्वल कितना आ जाएगा, ये होगा z बार डिवाइडेड बाय 1 माइनस हो जाएगा z बार प्लस हो जाएगा z बार का स्क्वायर। सही है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना कितना आसान हो गया, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म के बदले एक ही टर्म है तो इजीली हो जाएगा। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो कितना आएगा, ये आएगा z, फिर आएगा z इंटू जेड बार, फिर आएगा प्लस z इंटू जेड बार का जेड बार का स्क्वायर, यहाँ पे 1 लिख दिया मैंने गलती से, तो ये होगा जेड बार का स्क्वायर इक्वल्स टू, इसके बाद कितना आएगा, ये होगा जेड बार माइनस आएगा जेड बार इंटू जेड, और इसके बाद आ जाएगा जेड बार इंटू होगा जेड का स्क्वायर। सही है। आप देख लो जो कैंसिल हो सकता है उनको तो कोई रोक नहीं सकता, तो ये तो कैंसिल ही हो गए। ठीक है। इसके बाद ये जेड बार को इधर लेके आएंगे, तो ये जेड बार को जब इधर लेके आएंगे मतलब सारे टर्म को इधर लेके आओ, तो ये होगा जेड माइनस हो जाएगा जेड बार, ये सिंगल सिंगल लोगों को साथ में रखो, फिर बाद में यहाँ पे क्या है कि डबल डबल हो गए, तो ये जेड इंटू जेड बार का स्क्वायर माइनस कितना होगा, ये होगा जेड बार इंटू होगा जेड का स्क्वायर, ये इनको साथ में रख दिया। अब देख लो सीधी सीधी बात है, इसमें जेड इंटू जेड बार और इसमें भी जेड इंटू जेड बार है, तो इनको भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये जेड माइनस जेड बार है, और इसमें से भी ये कॉमन लेने के बाद मुझे जेड इंटू जेड माइनस जेड बार कॉमन लेना है, तो इसका मतलब इसमें से मुझे जेड इंटू जेड बार को कॉमन लेना पड़ेगा। तो ऐसा लेने से क्या होगा कि इसमें से जेड बचेगा और इसमें से माइनस जेड बार बचेगा। ठीक है। और इक्वल हो जाएगा 0। सही है। तो इसका मतलब अभी ये फिर से कॉमन आ गया, तो इसको भी फिर से कॉमन रख दो, तो जेड माइनस हो जाएगा जेड बार और इंटू हो जाएगा कितना 1 माइनस, अच्छा जेड इंटू जेड बार क्या होता है, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर होता है। अभी अभी हमने देखा लास्ट वाली प्रॉब्लम में ही देखा ये। तो इससे क्या होगा कि ये नंबर या फिर ये नंबर दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब एक तो क्या होना चाहिए कि जेड जो होगा वो जेड बार के बराबर होगा, या फिर क्या होना चाहिए मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर किसके बराबर हो जाना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब मॉड जेड की वैल्यू कितना हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ये 2 कंडीशंस आ गए। तो आप देख लेते हैं क्या बोलना चाहता था ये प्रॉब्लम, कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल नंबर है ऐसा बोला उसने। अगर ये कंडीशन होती है z इक्वल्स टू जेड बार, मतलब क्या होगा z इक्वल्स जेड बार अगर होता है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये तो रियल नंबर की कंडीशन है, प्योरली रियल नंबर की कंडीशन है। मतलब अगर z रियल होगा तो डेफिनेटली तो रियल नंबर होगा ही ना, बराबर क्या। और इसने बोला भी कि ये z जो है नॉट रियल नंबर है, ये रियल नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए थी, तो z इक्वल्स टू जेड बार तो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब मॉड z कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, तब जाके प्रोडक्ट कितना आएगा 0 आएगा। तो ये कंडीशन तो कंपलसरी होना ही चाहिए। तो मॉड z की वैल्यू कितना आ गई फिर 1 आ जाना चाहिए। तो बस इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। अच्छा 7 इंटू मॉड z करना है, सॉरी, तो इसका मतलब ये होगा मॉड z और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर कितना आना चाहिए 7 आ जाना चाहिए। सही है। आगे बढ़ते हैं। 2 times of z1 divided by 3 times of z2 is a purely imaginary number, then value of z minus z2 divided by z1 plus z2, मतलब इसका वैल्यू तुमको ढूंढना है जो कि 2 times of z1 divided by 3 times of z2 जो है वो प्योरली रियल नंबर है। चलो इसी के बाद यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर 2 times of z1 और डिवाइड बाय 3 times of z2 अगर प्योरली इमेजिनरी नंबर होता है तो इसका जो फॉर्मेट होना चाहिए उस केस होना चाहिए, इसमें से जो रियल पार्ट है वो 0 होना चाहिए। समझ में आ रही है बात। मतलब फिर से एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z ये अगर कैसा होता है प्योरली इमेजिनरी नंबर होता है, प्योरली इमेजिनरी नंबर होता है, तो इसका मतलब क्या यहाँ पे होना चाहिए, इसका अगर लोकेशन की बात करें तो ये होना चाहिए y एक्सिस के ऊपर, मतलब इसके ऊपर ही होना चाहिए, y एक्सिस के ऊपर होना चाहिए। सही है। ये पहली केस। फिर दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर ये y इसका जो आर्ग्यूमेंट बनेगा, इसका जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z होना चाहिए एक तो प्लस होगा π/2 या फिर होगा माइनस π/2। समझ में आ रही बात आपको, क्योंकि ऊपर होगा तो प्लस π/2 होगा, नीचे होगा तो माइनस π/2 होगा। फिर इसके बाद इसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ z आएगा क्या आना चाहिए, जो y के मतलब i के साथ जो नंबर है ना वही इसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ये होगा। फिर इसके बाद क्या बोल सकते हैं, अगर ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो इसका मतलब इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आएगा वो सिर्फ नेगेटिव से डिफर रहेगा उस खुद नंबर के, इस नंबर से सिर्फ नेगेटिव से डिफरेंस में आ सकता है। तो बस ये होगा। तो ये तुम्हारी तीसरी कंडीशन जो है बहुत बार काम आएगी वैसे, ठीक है, या फिर इसका आर्ग्यूमेंट से भी काम चला सकते हैं हम लोग।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 टाइम्स ऑफ Z1 डिवाइड बाई 3 टाइम्स ऑफ Z2, ये कितना होगा 4 y i के बराबर होगा। इसका मतलब तुमको Z1 डिवाइडेड बाय Z2 ये जहां पे भी दिखेगा तुमको उसके बदले तुम 3y डिवाइडेड बाय 2 इंटू आई ऐसा लिख सकते हो। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं अभी पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो तुमको निकालने के लिए बोला गया है इन दोनों का रेशियो निकालने के लिए बोला गया। कैसे? ये Z1 माइनस Z2 डिवाइड बाय कितना होगा, ये Z1 प्लस Z2 का इसके मैग्नीट्यूड का रेशियो निकालने के लिए बोला गया। तो मैग्नीट्यूड तो इसका होगा सेपरेट और इसका भी सेपरेट होगा, लेकिन हम लोग ऐसे रख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा रख देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो क्या करना है मुझे करना है इसमें से Z2 को कॉमन लेना है। तो जब Z2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा Z1 डिवाइड बाई Z2, सही है, और यहाँ पे बचेगा -1 टोटल डिवाइड बाई कितना आना चाहिए यहाँ पे भी नीचे से भी अगर Z2 को कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा यहाँ पे Z1 और ये होगा Z2 और ये होगा -1, सॉरी नीचे आएगा +1। तो ये Z2 और Z2 तो दोनों में आ गया था तो कॉमन है तो निकाल दो उसको। डिटरमिनेंट ऑफ Z1 बाई Z2 की वैल्यू तो यहाँ पे लिखा हमने, कितना होगा 3y डिवाइड बाई 2 इंटू होगा i माइनस होगा 1 डिवाइड बाई कितना आना चाहिए 3y डिवाइड बाई होगा 2 इंटू आई प्लस हो जाएगा 1। तो तुम इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो ऊपर वाले का और नीचे वाले का। ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ये होगा 9 इंटू वाई स्क्वायर और डिवाइड बाई होगा 4, ये होगा +1, मतलब रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर और इसका रूट, और इसमें भी नीचे भी कितना आएगा 3y या फिर 9y स्क्वायर और डिवाइड बाई होगा 4 + 1 का स्क्वायर मतलब +1 आएगा। तो ये जितना नंबर है उतना ये नंबर है, तो कैंसिल होगी, आंसर कितना आ जाएगा 1। मतलब इसका जो आंसर आएगा ये भी कितना आना चाहिए 1 आ जाना चाहिए। समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ते हैं। ओके।